हमारा हम आज दो टॉपिक लेने वाले हैं, ओबेसिटी एंड डायबिटीज। और पहला टॉपिक हम लेंगे ओबेसिटी। ठीक है। ओबेसिटी के साथ साथ हम जानेंगे कि इसका यौगिक एंड नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, जो कि एक ओबेस्ड पर्सन को या पीपल को हम इजीली करवा सके, तो हम उतनी बेसिक चीजों को इसमें देखेंगे। सबसे पहले ओबेसिटी क्या है, एक जनरल भाषा में अगर हम देखें, यानी कि टेक्निकल भाषा में हम देखें, दो भाषाओं में देखेंगे, जनरल और टेक्निकल। तो हम सबसे पहले टेक्निकल, आपको यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें लिखा है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आज की डेट में हम कैसे चेक करते हैं कि व्यक्ति ओबेस्ड है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, या वो अंडर वेटेड है, या बिल्कुल वो नॉर्मल वेटेड है, यानी नेहा, स्वस्थ है। वीडियो बंद है आपका। जी सर। बॉडी मास इंडेक्स आप देख रहे होंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो हमारा पूरा बॉडी का वेट है, उसको हाइट से डिवाइड किया जाता है। हाइट्स को क्या किया जाता है, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हाइट हम देखते हैं ना कि 5 फुट इतने इतने इंच, तो उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। तो ये जो रेंज आपके सामने नीचे एक लाइन दिख रही है आपको, रेंज इसमें 16 से 18, फिर ये 18.5 to 24 है, वो जो कॉमा है वो पॉइंट है, पर वहां पे कॉमा गलती से उसमें आया हुआ है पिक्चर के अंदर। फिर 24 to 30 दिख रहा है आपको, एक रेंज लिखी हुई। तो इसमें साफ साफ बताया कि अगर वेट 16 to 18 है तो क्या होगा, यानी कि वो व्यक्ति जो है उसको वजन बढ़ाने की जरूरत है। 20 to 30 जो जा रहा है उसका वेट बढ़ना शुरू हो गया है, यानी वो कंट्रोल कर सकता है इजीली, छोटी मोटी प्रैक्टिस करेगा या थोड़ी वॉक कर लेगा, कंट्रोल खाने पे करेगा तो हो जाएगा। उसके बाद नहीं कंट्रोल होता तो वो आगे नेक्स्ट कैटेगरी में जाता है, फिर नेक्स्ट में जाता है, और उसके बाद जब 40 के आसपास आ जाता है तो वो कंडीशन हो जाती है क्रिटिकल कंडीशन। यानी कि उस व्यक्ति की जो ओबेसिटी है, जो वेट है, वो इतना बढ़ गया है कि वो उसके ऑर्गन्स को अब बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगेगा, उसका खुद का वजन उसके ऊपर हावी होता चला जाएगा। अब आगे चलते हैं। ओवरवेट होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको ने कभी किसी बुजुर्ग महिला या किसी बुजुर्ग पुरुष को, या फिर बुजुर्ग ना भी हो, वो कोई यंग एज के जो महिला पुरुष है, अगर उनका वजन बढ़ा हुआ है, उनका आपने पेट बाहर देखा होगा। फीमेल में बटक रीजन, यानी जो हिप रीजन है, उसको बहुत उभरा हुआ देखा होगा, उसका वजन मतलब उनका ये वजन शिफ्ट होते होते हो जाता है उनके घुटनों पर। तो उनके पैरों की शेप, यानी जो घुटनों के आसपास की जो शेप है, वो भी देखी होगी कि वो विकृत होनी शुरू हो गई है। वहां से फिर उनकी एड़ियां, उनमें सूजन या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी, साथ ही उन्हें कमर की प्रॉब्लम भी होने लगी होगी। आगे बढ़ते बढ़ते अगर सिर्फ इन हड्डियों या स्केलेटल सिस्टम से भी अगर हम आगे बढ़े, तो वो प्रॉब्लम फिर नजर आने लगती है कहाँ, हार्ट रीजन के पास, लीवर के पास, की फैटी लीवर भी हो गया, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। फिर फीमेल में अगर देखा जाए तो पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती है। टॉपिक है ओबेसिटी, पहला टॉपिक सामने लिखा भी है बहुत सारी जगह, ओबेसिटी, ओवरवेट। फिर इसके बाद यही चीजें अगर क्योर ना की जाए तो आगे ये बहुत क्रॉनिक होते 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 कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि कैंसर का एक कॉज ओबेसिटी को, क्रॉनिक ओबेसिटी को माना जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये आपको एक पिक्चर दिख रही है, थोड़ी सी धुंधली है, लेकिन फिर भी इतना पता चल जाएगा कि जो मेल है उनका फ्रंट और रियर व्यू दिखाया गया, आगे और पीछे का जो पिक्चर दिखाया, ऐसे फीमेल का दिखाया कि फीमेल में जो फैट है वो जनरली कहाँ देखने को मिलता है। कभी कभी जो फीमेल्स होती है ना, उनकी थाइज और बेली तो हैवी है, लेकिन उनके हाथ और पैर, यानी जो अपर आर्म है और जो उनकी पिंडलियां हैं, काफ मसल्स है, वो बहुत पतली है, लेकिन उनका ये वाला फैट बहुत दिखाई देता है। बटक्स पे फैट दिखाई देता है, गर्दन पे फीमेल के फैट बहुत दिखाई देता है कि गर्दन पूरी भारी मोटी, डबल चिन, ऐसी ऐसी शिकायतें फीमेल करते कि दिख रहा है। फिर जो मेल है उनके बटक्स और बेली, बेली पे बहुत फैट मेल के बॉडी में दिखाई देता है। जो थाइज है उनकी वो बहुत हैवी हो जाती है फैट इकट्ठा होने की वजह से। चलो ये तो थी मोटी मोटी पिक्चर्स की फैट कहाँ कहाँ दिखता है, तो हम और आप सभी देखते हैं। अब आते हैं एक छोटी सी एनाटॉमी पर। हमारी बॉडी में एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जहां जहां बॉडी में होगा, अगर बॉडी एक्स्ट्रा फैट ले रही है, चलो इस एक्स्ट्रा फैट से पहले एक और छोटी सी बात आपको बताते हैं
कि जो भी हम भोजन लेते हैं उसमें हम 3 तरह की मेन चीजें लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इसके अलावा जो हम 2 चीजें और लेते हैं वो है विटामिन एंड मिनरल्स, एक जल, और विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर यानी कि जल। इन 3 चीजों का जो है डाइजेशन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होता। जल तो पिया और वो धीरे धीरे बॉडी अब्सॉर्ब करने लगती है उसको, तो उसका तो डाइजेशन नहीं है। और विटामिन मिनरल्स के साथ कोई और चीज अगर एसोसिएट है, जैसे कि फैट हो गया या प्रोटीन कार्ब हो गया, तो वो हिस्सा तो है डाइजेस्ट होने लगेगा, बाकी वो बॉडी में विटामिन मिनरल्स जो है वो अब्सॉर्ब होने लगेंगे, क्योंकि जनरली ये अपनी लास्ट फॉर्म में बॉडी में जाते हैं। जैसे फ्रूट्स में विटामिन बताते हैं ना कि मिनरल्स है, हरी पत्तेदार सब्जियों में है, कुछ फलों के छिलकों में है, तो ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो वो तो एज इट इज अब्सॉर्ब होता है, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड होता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे आज अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो मैंगो में विटामिन सी भी होगा और कैल्शियम भी होगा। विटामिन सी कैल्शियम अब्सॉर्ब हो जाएगा, पर जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, जो स्वीटनेस है, उसका डाइजेशन प्रोसेस चलेगा, वो माउथ से शुरू हो जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे की 3 चीजें तो है इनका डाइजेशन प्रोसेस चलता है, वाइटामिन, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। तो इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि चीजें बॉडी में फैट कौन सी चीजें बन रही हैं, तो जनरली कार्बो की बात करें तो सबसे पहले मीठी चीजें दिमाग में आती है कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, उसकी ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की सबसे लास्ट यूनिट होती है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ग्लूकोज भी 5 तरह का होता है, कुछ फ्रूट से मिलने वाला होता है, कुछ दूध से मिलने वाला होता है, कुछ सब्जियों से मिलने वाला होता है, कुछ रफेज के फॉर्म में होता है, कुछ जो जैम जेली अचार ये चीजें खाते हैं इस फॉर्म में होता है। ठीक, तो अब ये है कि जितना हमारी बॉडी ने ग्लूकोज लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, यानी आखिरी फॉर्म ग्लूकोज, पहले मुंह ने ग्लूकोज खाया, मुंह में जितना एक ग्लूकोज ही ऐसी एक चीज है जिसका डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे मुंह में आपने शहद सुना होगा कि शहद, किसी को कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो शहद जल्दी से डाल दो। शहद मुंह में जैसे डाला, ऊर्जा में वो तुरंत कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो अपनी लास्ट यूनिट में है, वो बिल्कुल ग्लूकोज के फॉर्म में है। मुंह में डाला, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और तुरंत ऊर्जा दे दी, क्योंकि ग्लूकोज का काम है, फंक्शन है ऊर्जा देना। अब चलो ये तो हो गया कि मुंह से डाइजेस्ट हो गया, फिर स्टमक में गया, फिर वो अब यहाँ से पेनक्रिया कोई जूस निकालेगी, ठीक है, स्टमक में जूसेस आएंगे, बाइल से कोई जूस आएगा जो इनको पचाने का काम करेगा, यानी छोटे और ज्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेगा, और ऊर्जा में यानी कि ग्लूकोज में बदलने का, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में बदलने का काम करेगा, और ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ऊर्जा में। अब हमने, मान लीजिए मेरे शरीर की स्थिति है कि उसे सिर्फ एक हाथ, मतलब एक मुट्ठी, इतना ही ग्लूकोज की जरूरत है, पर हमने टेस्ट के चक्कर में एक मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 और 4 इतना खा गए। अब शरीर की स्टमक की क्षमता, उसने तो ले लिया, चलो ठीक है, अब आ गया आ गया आ गया, भरता जा रहा है भरता जा रहा है, उसने तो इकट्ठा कर लिया। अब जितना जितना वो पचना था पच गया, ठीक। अब कुछ बच गया, अब वो जो बचा हुआ हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, वो सारा का सारा हिस्सा जाएगा लीवर के पास। लीवर को बोला जाता है शरीर का स्टोरेज हाउस, यानी कि भंडारण गृह, कि जितनी चीजें बॉडी ने ले ली, यूज कर ली, ऊर्जा में बदल गई, उतना ले लिया, लेकिन अब कोई चीज अगर इकट्ठी बच गई है, रह गई, जैसे हम उठा के कोई चीज बच जाती है फ्रिज में डाल देते हैं ना, तो वैसे ही, या कहीं स्टोर करके वापस रख देते हैं, दाल चावल बच गए तो स्टोर करके कहीं रख दिया, तो वैसे ही हमारा लीवर क्या करता है, वो ग्लूकोज को लेता है, लेकिन वो ग्लूकोज को डायरेक्ट नहीं रख पाता, वरना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लीवर एक्स्ट्रा फंक्शन कर सकता है उसकी वजह से, तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, और उस कन्वर्टेड फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने पास रख लेगा। अब लीवर की भी भाई एक क्षमता, यानी कि एक कमरा है हमारे पास, स्टोर हाउस है, उसमें 10 बोरे अनाज आ सकता है, तो 10 बोरे तो रख दिए, अब लीवर कह रहा है अरे 10 बोरे हो गए मेरे पास, मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता, तो वो कहेगा, वो क्या करेगा, वो शिफ्ट करना शुरू कर देगा, यानी अब 11वां बोरा, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां जितने भी एक्स्ट्रा हैं, अब वो किसको देना शुरू करेगा, अब वो लीवर की हेल्प करता है, डिपोज टिश्यू, अच्छा तुम नहीं ले पा रहे हो तो चलो मुझे दे दो। वो अब लीवर की भी मजबूरी कि भाई मैं इतना ही ले सकता हूँ, आगे अब तुम देखो, एडिपोज टिश्यू में वो शिफ्ट करना शुरू करता है, अब यानी 10 जो उसकी लिमिट थी, जितनी कैपेसिटी थी उतना ले लिया ग्लाइकोजन के फॉर्म में। नेक्स्ट अब उसने किसको देना शुरू किया, एडिपोज टिश्यू को। अब जहां जहां शरीर में एडिपोज टिश्यू होगा, वहां वहां शरीर में जो ग्लूकोज है, जो कन्वर्टेड फॉर्म है, वो फैट के फॉर्म में धीरे धीरे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें हम एक्स्ट्रा या
अपनी एक लिमिट के बाहर जाके खाते हैं। ग्लूकोज भी जब तक वो अपनी लिमिट के अंदर खाया जा रहा है तब तक वो ऊर्जा देगा, तब तक वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहेगा, अच्छी बात है। लेकिन उसके ऊपर जैसी वो चीज खाई जा रही है वो ऑटोमेटिकली फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो चाहे प्रोटीन हो चाहे वो खुद फैट हो। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स में हम बात करते हैं ऑयल की, घी की, मक्खन की, ये सारी चीजें जो आती है, जो भी ऑयली सीड्स हैं वो फैट कहलाते हैं, फैटी एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि उनको जब हम खा रहे हैं, अगर वो क्वांटिटी तक है तब तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि विटामिन डी अब्सॉर्ब करने के लिए बॉडी को फैट चाहिए। स्किन पे जो फैट लगा होता है, जब वो धूप के संपर्क में आता है तब वो फैट कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। इसलिए बोला जाता है कि विटामिन डी, विटामिन ए, डी, ई के लिए भी बॉडी के अंदर कम से कम 5 मिलीग्राम फैट होना जरूरी है, तभी ये शरीर में टिकेंगे, वरना ये बह जाएंगे शरीर से बाहर यूरिन या स्टूल के थ्रू। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कि वो फैट में कन्वर्ट हुआ था। फैट में कन्वर्ट होने के बाद ये विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर बहुत एक्स्ट्रा ले लिया, ग्लाइकोजन के फॉर्म से भी हट गया और ज्यादा हुआ तो फैट में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होके जाएगा जहां जहां बॉडी में एडिपोज टिश्यूज हैं। आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी, इस पिक्चर में आप देखो कि हमारी मसल्स दिख रही है, हार्ट दिख रहा है, खुद लीवर दिख रहा है, ब्रेन का एक एरिया दिख रहा है। ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही है, और प्लस बॉडी में अभी जो आपको एक पिक्चर दिखाई ना पहले, ये वाली, इन सब एरिया में एडिपोज टिश्यूज हैं। तो यहाँ यहाँ आकर के वो जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो भी चीजें थी, विटामिन, कार्बो, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, फैटी एसिड्स, ये सारे जब एक्स्ट्रा हो गए, लीवर इनको नहीं ले पाया तो उसने इन सबको शिफ्ट कर दिया। अब थोड़ा बहुत ठीक है कि चलो हो गया, शरीर में हल्का भारीपन वो व्यक्ति देखना शुरू कर देगा, उसकी मसल्स में, इन सब चीजों में प्रभाव दिखाई देने लगेगा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेगा वो अपने नॉर्मल वजन पे आ सकता है। लेकिन जब उसकी व्यक्ति की आदत में आ जाए, ये देखो एक पिक्चर दिख रहा है कि जो मेल का जो फैट है वो पेट पे कैसे दिखता है, एप्पल शेप में, फीमेल का दिखता है पीयर शेप में। आगे इसमें देख लेते हैं एक बार कि जब वो फैट बॉडी में आता जाए, यानी कि आदत ऐसी हो जाए कि खाते रहे, चलते फिरते पड़ते उठते बैठते, मुंह चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, तो बेचारा शरीर क्या करे, उसे अननेसेसरी पचाना पड़ेगा, अननेसेसरी फंक्शन करने पड़ेंगे, गैर टाइम, यानी कि वक्त बेवक्त वो शरीर जो है अपना फंक्शन करता रहेगा, दिमाग जो है वो थकना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी और शरीर में फैट मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो अपने आप को उभारेंगे, प्रकृति का नियम है, अगर आप कोई चीज बढ़ाओगे तो उजागर करना शुरू करेगी। पृथ्वी तत्व को बढ़ाओगे तो शरीर में भारीपन आएगा आएगा, शरीर में दूसरे हिस्सों में उसका नुकसान होगा ही होगा। अब इसके कॉज एंड इफेक्ट्स देख लेते हैं कि क्यों। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि जो व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं है तो वो मैकडोनल्ड्स के बाहर खड़ा होकर वो बर्गर सिर्फ देख सकता है। जिसके पास स्टेटस अच्छा है वो बच्चों को ने एक बार मांगा तो एक नहीं, वो लाड प्यार के चक्कर में वो 2 बर्गर भी बच्चों को दे सकते हैं। या अगर कोई अच्छा कोई रिलेटिव घर में आता तो बच्चों के लिए वो उसी तरह की चीजें लेके आते हैं। ठीक, फिर कभी हम उन्हें चॉकलेट सर्व कर रहे हैं, कभी उनकी जिद पर पिज्जा, पास्ता, बर्गर, ये सब चीजें इजीली अवेलेबल हैं तो आ जाती हैं। फिर एनवायरनमेंट कैसा है, कौन से एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट बच्चे को या उस व्यक्ति को कैसा मिला, वो हेल्दी फूड खाने वाला एनवायरनमेंट है या वो जंक फूड खाने वाला एनवायरनमेंट है। ये हो गया फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी ही जब डाउन है तो जितना ओवर आपने इंटेक किया, उस व्यक्ति ने इंटेक किया, तो कहाँ से उस ग्लाइकोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, और डाइट वो है मजदूरों वाली। एक मजदूर या किसान को बहुत हैवी डाइट की जरूरत होती है क्योंकि उनका बहुत हैवी वर्क होता है, वो बहुत मेहनत करते हैं। पर हम, हमारे पूर्वज बहुत मेहनत किया करते थे तो उनका चलता था जलेबी खाना, समोसा खाना, उन्हें डाइजेस्ट हो जाता था, और पराठे, घी, मक्खन, लस्सी, ये सब खाना। लेकिन अब क्या, हम उतना काम कर रहे हैं, उतनी मेहनत करें, या तो हम उतनी मेहनत करें, और नहीं कर सकते तो हमें वो हक नहीं है हमें इतना, इतनी हैवी डाइट खाने का। फिर है डाइटरी ट्रेंड्स एंड हैबिट्स। आजकल ट्रेंड्स चले पड़े हैं, 4 बार मील लेना, कोई आजकल ये भी चल रहा है कि अब 2 बार ही मील लेना, 13 घंटे की फास्टिंग। आजकल के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। कभी ये ट्रेंड्स वापस चेंज हो जाता है, कोई आके कहता है नहीं 4 से। अब कभी किसी का आप डाइट चार्ट देखोगे ना, कोई डॉक्टर डाइट चार्ट बनाता है तो उसमें 6 मील बने होते हैं। सुबह 6 बजे कुछ खाना है, फिर 8 बजे खाना है, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात को दूध भी पीना है। तो आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि हम सिर्फ खाने के लिए, ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति क्या सिर्फ खाने के लिए पैदा हो रखा है, और डाइट चार्ट देख के आप परेशान, कितनी बार बनाएंगे, कितनी, ऐसा क्या पूरे दिन किचन में खड़े रहेंगे।
फिर दूसरा डाइट चार्ट लोग अपना खुद का, कि हम दिन में 2 ही बार खाएँगे। अच्छा वो 2 बार में खा रहे हैं क्योंकि हमें 2 ही बार खाना है तो खूब सारा खा जाओ, वो वाली चीज़ें आ जाती हैं कि 2 ही बार खाना, वो दिन में उनके पूरे दिन यही चलेगा, हमें 2 ही बार खाना है, हमें 2 ही बार खाना है, हमें 2 ही बार खाना है। तो वो साइकोसोमैटिक चीज़ है कि वो खा 2 बार रहे हैं फिज़िकली, और मेंटली वो 50 बार खा चुके होते हैं खाना। तो इन सब चीज़ों का भी इफ़ेक्ट दिखाई देता है। फिर सोचते हैं वज़न क्यों नहीं कम हो रहा है? दिमाग भी तो खाना खा रहा है, मन भी तो खाना खा रहा है, इफ़ेक्ट तो दिखेगा ना। प्रकृति में डिस्टर्बेंस लाएँगे तो विकृति तो आएगी। जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि कुछ व्यक्ति, जैसे मैं अपनी एक फ्रेंड का एग्जांपल यहाँ पे ले सकती हूँ, उसकी डाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके उसके मम्मी पापा भी फैटी नहीं थे, और उसकी किसी जनरेशन में भी उसकी दादी थोड़ी दिखती थी। उसके साथ क्या दिक्कत हुई क्या नहीं, कोई हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम थी या क्या, वो बहुत बाद में डिटेक्ट हुआ कि थायराइड की प्रॉब्लम भी थी। प्लस कोई फैमिली हिस्ट्री में कहीं पे कोई फैटी रहे, तो वो दिखाई दिया कि वो बचपन से ही बहुत नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं, चॉकलेट्स भी लाती थी तो वो मुझे दे देती थी अपनी चॉकलेट्स, क्योंकि उसको कोई गेस्ट आता था, वो कहती थी कि वजन बढ़ा। 6 क्लास में वो कॉन्शियस थी, लेकिन उसका वजन नहीं हुआ उतना, कभी कम नहीं हुआ, वॉक वगैरह की कुछ भी। तो वो जेनेटिक रीजंस भी है। तो वहां जब अब हम अगर ऐसे हैं तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हम हैं ऐसे तो हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस है। इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि जो ये वजन अब बढ़ गया है, इनके इफेक्ट्स क्या होंगे? पीसीओडी की प्रॉब्लम फीमेल में बहुत दिखाई देती है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, यूट्रस का एरिया है, इन सारी जगह पर जहां जहां जो भी एडिपोज टिश्यूज का भी एक एरिया वहां होगा, तो उस एरिया में फैट मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं, और जमा होते होते वो गांठों की तरह बनने शुरू हो जाते हैं। तो गांठों की तरह बनने, क्योंकि अब वहां वो जो पैसेज था वो पैसेज नैरो हो गया है, तो वहां पर ब्लीडिंग या कंसीव करना, वो सारी चीजों में एक महिला को दिक्कत आने लगती है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज होती है, हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम। अभी एक उस पिक्चर में हार्ट देखा था ना, तो जो हमारे शरीर में नलियां बह रही हैं, नलियां यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स, जिनको हम बोलते हैं धमनी और शिरा, जो कुदरत ने बहुत छोटी छोटी सी छोटी छोटी सी नालियां बनाई है, जो शरीर से खून लेती हैं, हृदय को देती हैं। फिर वो हृदय जो है उसे लंग्स के पास पहुंचाता है, साफ करवाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को रिप्लेस करते हैं ऑक्सीजन वाले ब्लड से, और उस रक्त को लेकर, उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय वापस लेता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो वो पहुंचाने के लिए वो इन नालियों की मदद लेता है, छोटी छोटी नलियां। अब नाली इसलिए बोलता है कि वो काम तो वही कर रही है कि पूरा वहां से इधर से घूमकर, छोटी छोटी सी नलियां, बारीक सी नलियां है, ठीक है। तो अब ये है कि अब ब्लड, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या बनता है? रस धातु, रस के बाद वो बनता है रक्त धातु, और रक्त ही है जो हृदय के पास जाता है। अब उस रक्त के अंदर अगर हम इतना फैट मॉलिक्यूल्स इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि लीवर से जो एक्स्ट्रा फैट बनता है वो इस रक्त के थ्रू भी जाता है, कहाँ जाता है? कुछ हद तक वो रक्त में मिल जाता है, एडिपोज टिश्यूज के पास जा रहा है, इसके पास, उसके, कहीं वो पहुंचा ही रहा है फैट मॉलिक्यूल्स को, इस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक भी। कहीं वो उन्हें हृदय के पास भी ले जा रहा है कि इसको क्लीन करवाने का काम करो, फिर वो किडनी के पास भी लेके जा रहा है, इसको क्लीन करवाने का काम करो। तो रक्त के अंदर, यानी ब्लड टेस्ट जब होता है तो उसी में पता, कुछ आपने कभी सुना होगा कि हमारा खून तो बहुत गाढ़ा है, डॉक्टर ने इसे पतला करने की दवाई दी है, यानी कि उसके अंदर फैट मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। अब वो जो नलियां हैं, यानी आर्टरीज एंड वेन्स हैं, वो जो छोटी छोटी नलियां हैं, वो जो ब्लड को लेके जा रही है, उन्हें बहुत धक्का लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो हैवी हो गया है। पहले वो पानी की तरह बहा रही थी, इधर से उधर, उधर से उधर इजीली मूव करती थी, अपने फंक्शन को कर रही थी। अब वो बेचारी जब उसे हृदय के पास ले जाती, पहले तो बहुत पुश करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, उसके बाद जैसे तैसे दिल तक पहुंचाया, यानी हृदय तक पहुंचाया, फिर हृदय, उसमें बेचारे हृदय की जो छोटे छोटे एरिया, उनमें वो फैट मॉलिक्यूल जाके इकट्ठे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इकट्ठे होने की वजह से क्या हो जाता है? वो जो पैसेज है, नलियां जो है, वो चौक होने लगती है। वो चौक होने की वजह से क्या होगा? फिर वो, क्योंकि हृदय में हिट हुआ है तो वो लंग्स को हिट करेगा, लंग्स को हिट करेगा तो सांस उखड़नी शुरू होगी। वो जब ये कंडीशन बहुत नॉर्मल है, चलो ठीक है, इनहेल एक्सेल से, ब्रीदिंग प्रैक्टिस से, वॉक से उनको हम ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, शरीर से पसीना बहाएंगे और वो निकल जाएगा। इनहेल एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू निकल जाएगा, पसीने के थ्रू निकल जाएगा, कुछ किडनी के साथ रिफाइन होकर के निकल जाएगा, ये सारा कुछ। पर अगर नहीं निकाल पाया, क्रॉनिक हो गया, तो क्या होगा? फिर वहां स्ट्रोक्स की कंडीशन आएगी, हार्ट अटैक की कंडीशंस बननी शुरू होंगी, घबराहट बननी शुरू होगी। ठीक, ये हो गया। फिर इंसुलिन, टाइप 2 डायबिटीज, फैट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, जब क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है ओबेसिटी की, तो वहां एक जो शरीर में, अब पेनक्रियास पर ही आ जाते हैं, चलो, ये सारे एरिया है जहां जहां फैट जो
इकट्ठा होता है। पेनक्रियाज डायबिटीज में भी हम अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। ये पेनक्रियाज है शरीर में, जो आपको दिख रही है, एक एक नली सी दिख रही होगी, उसको नहीं देखना। जो ये ऊपर की तरफ एक पत्ते जैसी शेप में लंबी सी जा रही है, जिसमें से छोटे छोटे से ब्रांचेस निकल रहे हैं, वो उसको देखना आप, ठीक है। वो पेनक्रिया है, उससे निकलता है इंसुलिन। तो वो इंसुलिन क्या करता है, जो शरीर ने ग्लूकोज लिया है, ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज है, जिसको हम बोलते हैं रक्त शर्करा, जितनी भी मिठास उसमें दिखाई दे रही है, रक्त शर्करा, उसका मेटाबॉलिज्म करता है। यानी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करने की कोशिश करता है, कुछ को अब्सॉर्ब करता है, यानी कि यूज करता है ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, और कुछ को वो पहुंचाता है कि जहां जहां अलग अलग हिस्सों में जाएगा तो वहां वहां ऊर्जा पहुंचेगी। अच्छा, ये सेल्स तक भी ग्लूकोज को पहुंचाता है, जो इंसुलिन है, तो ये बहुत बड़ा रोल करता है। यानी जो शरीर में अननेसेसरी या एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन गया है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का काम करता है, यानी कि कोशिश करता है कि बैलेंस रहे, ग्लूकोज अपनी लिमिट से बाहर ना निकले। और अगर भर गया है तो उसको किडनी के थ्रू छानने की कोशिश वो करवाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सेल्स की प्रेम्बिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, तभी सेल्स जो है फंक्शन कर पाते हैं, यानी कि अच्छी चीजों को अपने अंदर ले पाते हैं, और जो गंदगी होती है उसे शरीर के बाहर निकाल पाते हैं। अब इंसुलिन अगर शरीर से कम होने लगे, और फैट मॉलिक्यूल्स बढ़ने की वजह से इंसुलिन के जो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं, वो इंसुलिन को सेक्रिएट करती हैं। अब वो बीटा सेल्स देखती हैं कि ये तो कुछ हमारे लिए खतरा हो रहा है, तो वो शरीर में एक ऐसे सेल्स भी होते हैं जो अपने ही अंदर आने वाले चीजों को, जो गलत चीजें उन्हें लगती है, उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। तो कूफा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के आसपास ही, वो शरीर के बीटा सेल्स को ही खा जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि बहुत इंसुलिन सेक्रिएट करिए, बहुत इंसुलिन, ये बहुत से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा इंसुलिन को सेक्रिएट करिए, तो वो खतरा समझते हैं इसको शरीर के लिए, और वो बीटा सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है। तो बीटा सेल्स कम होने की वजह से क्या होता है, इंसुलिन कम बनता है, इंसुलिन कम बनता है तो ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, और उसकी वजह से व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम जो है वो अपीयर होनी शुरू हो जाती है, यानी कि दिखने लगती है। जिसका वजन बढ़ा हुआ, उसे चैन से नींद भी कैसे आएगी जब उसका ब्लड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, फैटी लीवर है, पसीना पसीना हो जाता है थोड़ा सा चलने फिरने में, उसकी हालत खराब होने लगती है। तो नींद की दिक्कतें आनी शुरू होती है, साइको सोशल प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब सोसाइटी में निकलना भी है, फिजिकली फिट नहीं है, काम सारे करने हैं, तो व्यक्ति क्या होगा, थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा तो होगा ना। वो पहले की कैपेसिटी की तरह काम नहीं कर पा रहा है, वो सो नहीं पा रहा है चैन से, उसको एक कहीं ना कहीं अंदर ये हीन भावना आ गई कि वजन बढ़ रहा है, मैं सोसाइटी में कैसे निकलूं, या कुछ भी बार बार हर किसी से जानना चाहते हैं वजन कैसे कम होगा। जैसे अभी कुछ लोगों को मैं मिली तो उनका यही था, वजन कैसे कम करें, क्या करें, वो समझना होगा धीरे धीरे कि कैसे। तो योग की जो प्रैक्टिसेस है, नेचुरोपैथी की जो क्लिनजिंग थेरेपीज है, वो उसमें सपोर्टिव है, बहुत अच्छे और बड़े तौर पर वो सपोर्ट कर सकती हैं, कि बिना किसी मेडिकेशंस के हम काफी हद तक क्योर कर सकते हैं, क्योंकि नेचर को जान लेंगे तो नेचर तो अपने आप क्लीन कर देगी। अब योग की प्रैक्टिस ओबेसिटी के लिए क्या, अगर सबसे पहले बताया जाए तो षटकर्म की, क्योंकि हम षटकर्म से स्टार्ट करते हैं, तो षटकर्म देख लेंगे। कुंजल क्रिया बहुत इसमें इफेक्टिव प्रैक्टिस है, कि अननेसेसरी जो एसिड है, अननेसेसरी जो कफ इकट्ठा हो रहा है शरीर में, उसको बाहर निकालना, ठीक। फिर जो रबड़ नीति, सूत्र नीति, एक तो ये मोटिवेशन इंक्रीज करती है, ये हमारी विल पावर को बढ़ाती है, प्लस ये पैसेजेस को खोलती है। फिर व्यक्ति जो है, अब ये पैसेजेस खुल जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, तो क्या होगा, ब्रीदिंग करने में इजी रहेगा। कुंजल क्रिया करने से ये पता चलेगा कि शरीर में हल्कापन आया है, जो शरीर में अननेसेसरी कफ जनरेट होने लगा था, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि कभी एसिडिटी या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीजें हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं साथ साथ। अब इसमें एक चीज और, शंख प्रक्षालन एक बहुत इफेक्टिव और अच्छी प्रैक्टिस है ओबिस्ड पर्सन के लिए, क्योंकि जो ओबिस्ड पर्सन होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की भी होती है, उनकी आंतें भी कहीं ना कहीं हिट होने लगती है, उनका लीवर हिट होने लगता है। तो शंख प्रक्षालन में क्या है ना, कि पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, कुछ सेट ऑफ 5 आसन है वो के, जिसमें ताड़ासन, तिर्यक तिर्यक ताड़ासन, भुजंगासन, फिर कटी चक्रासन, उदराकर्षण आसन, ये 5 जो आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहे हैं,
ये आसन किए, फिर से दोबारा उठे, फिर 2 गिलास पानी पिया, फिर आसन रिपीट किए पांचों, फिर 2 गिलास पानी, ऐसे करते करते 4 बार ये किया और तब तक किया जब तक कि मोशन की फीलिंग ना आने लगे। तो लघु शंख प्रक्षालन कहेंगे उसको, जब 8 गिलास पानी और 4 से 5 आवृत्ति रिपीट कर दी और मोशन आया तो क्लीन होने लगा। ठीक है। इस प्रैक्टिस के बाद अब उसे दीर्घ कब कहेंगे, जब जैसा पानी पी रहे थे वैसा ही पानी शरीर के बाहर आए। और किसके थ्रू बाहर आए, एनल एरिया के थ्रू। बिल्कुल वही पानी, यानी कि सारा मल निकलने के बाद एक चिपचिपी लेयर पानी की निकलेगी। उसके बाद जैसा पानी मुंह से गया वैसा ही पानी एनल एरिया से भी बाहर आ रहा है, वो प्रैक्टिस कर ली। ठीक है। इससे शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी थी वो सारी आंतों पर चिपकी हुई जो भी गंदगी थी वो निकल गई, क्योंकि जनरली फैट आता किस लिए, क्योंकि मैदा, ऐसी ऐसी चीजें आंतों में चिपकी थी, पता नहीं कितने सालों की गंदगी चिपकी हुई थी आंतों में, वो सारी बाहर निकल आती है। अच्छा, इसके बाद एक प्रिकॉशन हमेशा ध्यान रखनी है, शंख प्रक्षालन करने के बाद पूरे दिन कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना है, कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, सिर्फ पानी, प्यास लगे वो भी तब। और पूरे दिन में सिर्फ एक चीज खानी है, जैसे शंख प्रक्षालन किया उसके 50 मिनट के बाद, एक तो हाँ, शंख प्रक्षालन करने के बाद सोना भी नहीं है। सोएंगे तो बॉडी में जो वाटर रिटेंशन हुआ है उसकी वजह से कफ जनरेट हो सकता है, फीवर आ सकता है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो योग निद्रा की जा सकती है, रेस्ट किया जा सकता है, ध्यान किया जा सकता है, सोना नहीं है। लेकिन उसके बाद 50 मिनट के बाद शंख प्रक्षालन कंप्लीट हो जाए, जब जो पानी पिया था वैसा ही पानी बाहर आ जाए, उसके 50 मिनट के बाद आपको मूंग की दाल की खिचड़ी खानी, उसमें तड़का नहीं लगाना है, वो सिर्फ उबली हुई दाल, मतलब जो चावल, मूंग की दाल, हल्दी, बहुत माइनर नमक, क्योंकि नमक का पानी हम शुरू में यूज कर लेते हैं शंख प्रक्षालन में, बिल्कुल माइनर सा नमक, उसको बस बॉईल करके वो खिचड़ी बनाई। और उसके बाद उसमें खूब सारा घी डालना, घी कौन सा, देसी गाय का घी, वो घी डाल करके उसको इनटेक करना है। मतलब उसको खाना है। और भूख लगे तो बस पूरे दिन यही डाइट खानी है, उस पूरे दिन में गलती से भी ऑयली चीज नहीं खानी है। इस क्रिया को करने के 2 दिन पहले अगर आप अपने आप को अच्छा रिजल्ट देना चाहते हो, थोड़ी ज्यादा मेहनत से बचना चाहते हो, तो आप 2 दिन पहले ही हल्की डाइट पर आ जाओ, यानी कि आप फ्रूट्स, रफेजेस ये सब लेना शुरू कर दो। मैंने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था अपने साथ, तो वो इफेक्टिव था काफी। मेरा शंख प्रक्षालन औरों के मुकाबले बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था उस टाइम पे। तो बहुत मुझे, मतलब 12 से 15 गिलास में कंप्लीट हो गया था, मुझे 20-22 गिलास तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो 2 दिन पहले आप हल्का खाना ले सकते हो, दूध तब तक लिया जा सकता है, लेकिन जिस दिन शंख प्रक्षालन करो दूध नहीं लेना, दही नहीं लेनी है, सिर्फ देसी गाय का घी और खिचड़ी, उसके अलावा उस दिन कुछ भी नहीं खाना। क्योंकि ऐसा मेरी एक फ्रेंड का मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर सकती हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस उसका, कि उसने शंख प्रक्षालन किया, हम सबने भी किया था, हमने सिर्फ खिचड़ी खाई थी पूरे दिन, हम पूरे उसके बाद हमारी योग की प्रैक्टिस में जो निखार आया, जो हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस, प्राणायाम में, हमारी फिजिकल प्रैक्टिस में जो निखार आया, वो हमें पता है कि वो चमत्कार जैसा था वो दिन। पर हमारी एक फ्रेंड ने क्या किया, उसने बाहर जाकर के कुछ नॉनवेज खाया, नॉनवेज स्पाइसी होता है, क्योंकि उसको पार्टी में जाना जरूर था, पीयर प्रेशर था, तो उसने खा लिया। उसके बाद वो 6 महीने तक वो बहुत परेशान रही, जैसे घाव हो गया आंतों में या पेट के अंदर, उसकी हालत बहुत खराब हुई थी, 6 महीने तक वो तंग रही थी। तो ये हमेशा ध्यान में रहे कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो देखभाल के करें। और उसके 2 दिन बाद भी आप कोशिश करो कि धीरे धीरे डाइट पे जाओ, बहुत जल्दी से इसके वो मैदे वाली चीजें और दूध एक दिन और अगर इग्नोर कर सको तो और अच्छा, नहीं कर सकते तो पी लो उसके अगले दिन, पर उस दिन नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अब इसके अलावा जो प्रैक्टिस है उसमें सूर्य नमस्कार, वैसे ओबेसिटी के लिए तो आप कोई भी प्रैक्टिस कराओ, खूब प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि हमें मेन मोटो है कि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाना, उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाना, उनकी विल पावर को बढ़ाना, उनका पसीना निकलवाना। पर इसमें ये ध्यान हमेशा रखिए कि वो डायबिटीज के पेशेंट हैं या वो, मतलब जनरली वो लोगों को डायबिटीज की भी प्रॉब्लम होती है, थायराइड की कभी कभार प्रॉब्लम दिख जाती है, कभी प्रॉब्लम, हाँ, हाई बीपी की दिख जाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के उस तरह से स्मार्टली काम करना है। ठीक है। अब ये हो गया। इसके अलावा जो प्रैक्टिसेस एब्डोमेन पर इफेक्ट डालती हैं, जैसे कि धनुरासन, ठीक, फिर एक नौका आसन, ये प्रैक्टिस होगी, भुजंग आसन, तो इस तरह की जो हैवी प्रैक्टिसेस हैं उनको उन्हें जरूर करना सिखाना है। अब क्योंकि फैट बेली पर होता है, बटक रीजन पर होता है, गर्दन पर होता है, तो ये इससे जुड़े जो भी योग के अभ्यास आपको उस व्यक्ति की कंडीशन देखकर समझ आते हैं, आप उन्हें वो सब करवा सकते हैं। इसमें आप उनको ये कैट पोज करवा दिया, सूर्य नमस्कार में काफी सारी चीजें कवर अप हो ही जाती हैं। उनको कटी चक्रासन आप लेट कर, खड़े होकर भी आप करा सकते हैं, धनुरासन आप होल्ड करा सकते हैं।
मैंने किसी रिसर्च में नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने टीचर के मुंह से ये बात सुनी है कि 20 मिनट अगर धनुरासन आप होल्ड करवाओगे तो 20 किलो तक वजन कम हो सकता है। पर वही कि वो 10 सेकंड धनुरासन होल्ड कर पाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अपनी एड़ियां नहीं पकड़ पाते शुरू शुरू में, तो बहुत दिक्कत आती है। तो 10-10 सेकंड से, 5-5 सेकंड से शुरू करिए, कोशिश करिए 2 मिनट रुके व्यक्ति, 3 मिनट रुके, 5 मिनट रुके, आंखें बंद करके रुके और अपनी नाभि पर ध्यान रखे। तो इस तरह से अब व्यक्ति की कंडीशन और स्थिति देखकर ही आपको अभ्यास कराने, ऐसा नहीं कि जो मैंने बोल दिया वो फिक्स नहीं। ये फ्लेक्सिबल एरिया है व्यक्ति की हालत देखकर, क्योंकि किसी को अगर हाई बीपी है तो डेफिनेटली आप उन्हें ऐसी प्रैक्टिस नहीं करा सकते कि उनके सिर की तरफ और हृदय की तरफ ब्लड जाए। तो वहां उन्हें बैठकर आप बटरफ्लाई कराओ, हल्का सा फॉरवर्ड बेंड उसमें कराओ, वज्रासन कराओ, मंडूक आसन आप उन्हें कराओ, इस तरह की प्रैक्टिस वहां पे करानी है उनको। माजरी आसन, कैट पोज कराओ, सूर्य नमस्कार कराना तो बहुत धीरे धीरे, बहुत सोच समझ के कराओ। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। पश्चिमोत्तान आसन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रीदिंग तो जादुई इफेक्ट करती है हर तरह से, हर चीज पर, हर बीमारी पर, वो मन हो या शरीर हो, वो कुछ भी हो। तो सबसे पहले आपको कल भी बताया था कि अनुलोम विलोम से स्टार्ट किया जाता है, या नाड़ी शोधन आप उन्हें करा सकते हो, क्योंकि एक जगह होता है कि बंद का अभ्यास नहीं व्यक्ति कर पाता स्टार्टिंग में। हाई बीपी है तो उन्हें तो बंद वैसे ही नहीं, उन्हें घबराहट होने लगेगी। सर्वाइकल है तो गर्दन आगे नहीं झुका सकते। तो क्या है कि सिंपल अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस, कि हल्का सा होल्ड किया, रिलीज किया। नाड़ी शोधन में तीनों बंद लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम, अगर व्यक्ति को हाई बीपी नहीं है, हार्ट पेशेंट नहीं है, तो भस्त्रिका कराया जा सकता है। एंजाइटी की अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी करा सकते हैं। लास्ट में जो भ्रामरी है वो तो सबको ही कराया जा सकता है। तो यहाँ पर देखना है कंडीशन, क्रॉनिक कंडीशन तो है, उसके साथ और कौन सी बीमारी, वो ध्यान में रख के हमेशा करानी है जो भी प्रैक्टिस करानी है। डायबिटीज के पेशेंट्स का बीपी हाई रहता है तो उसमें भी ध्यान रखना है, उनका धक धक जो धड़कन जो है वो बहुत चल रही होती है, बहुत तेज, तो उस पर हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। योग निद्रा की प्रैक्टिस ओबेसिटी के लिए अच्छी है, क्योंकि उन्हें रिलैक्स होना सिखाना होता है, उन्हें अवेयर होना सिखाना होता है कि शरीर कूड़ा घर नहीं है, ये मंदिर है, इसको सजगता के साथ इसके साथ रहो, इसके अंदर जाना है, इसी के अंदर सब कुछ मिलेगा, वो यात्रा इसी शरीर से करनी है। तो उन्हें योग निद्रा के माध्यम से हम सजग बना सकते हैं। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट पर हम आते हैं। क्या नेचुरोपैथी क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व है हमारे। इन 5 तत्वों से जो चिकित्सा की जाती है उसी को बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। तो अब अग्नि से क्या, अग्नि मिलती है किससे हमें? सूर्य से। ठीक। फिर कुछ हीट, कहीं से भी हम हीट उत्पन्न करें, वो पानी के साथ ही हो तो भी वो एक सूर्य एलिमेंट उसमें शामिल है, किसके साथ? यानी सूर्य तत्व जल तत्व के साथ शामिल है, यानी स्टीम। जैसे खाना कुक होता तो आपने कुकर से सीटी निकलते हुए देखी होगी, एक धुआं निकल रहा है, वो गर्म भाप भी, गर्म भी है, और वो जल के मॉलिक्यूल्स, जल के अणुओं को लिए हुए भी है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। मिट्टी, डायरेक्ट मिट्टी, पर मिट्टी कौन सी, हम कहीं से भी उठा के मिट्टी लगा दे? नहीं। मिट्टी वो जो कम से कम 6 फुट, 5 फुट, चलो उतनी गहराई से खुद गहराई का गड्ढा खोदो, फिर वहां से मिट्टी निकालो। उस मिट्टी को, अभी जैसे बारिश का मौसम है तो इसमें तो वो सूखने वाली नहीं, धूप ही नहीं है, तो लगभग 1-1.5 महीना लग जाएगा धूप आना, मिट्टी का सूखने में। तो मैं आपको गर्मियों के हिसाब से बता देती हूँ कि और उसके पहचान कैसे होगी उस मिट्टी की। बहुत कड़ी धूप है, मान लीजिए मई जून वाली जो धूप है, हमने मिट्टी निकाली 4-5 फुट नीचे से गहरी खुदी हुई, या सबसे बेस्ट तो मुझे वो लगती है जहाँ कहीं घर या कुछ बन भी होता है ना, बिल्डिंग, तो वहां से मिट्टी ले आओ, क्योंकि वो बहुत गहरा खोदते हैं, बहुत गहरा खोदते हैं, वो मिट्टी बहुत अच्छी और प्यारी सी होती है। तो उसको लेके आए, उसको छाना, या हाँ छान सकते हैं पहले ही, अच्छा है वही, पहले छान लिया, क्योंकि उसमें बहुत मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो उनसे भी पेशेंट को लगाएंगे तो स्किन खराब हो सकती है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, कट लग सकता है। छान लिया, फिर उसको धूप में रखा, धूप में सुखाया, फैला के रख दिया, धूप में सुखाया, तो पता कैसे चलेगा कि प्रॉपर सूख गई है, तैयार हुई? वो हो जाएगी बुरबुरी। बुरबुरी, पता नहीं आपको वर्ड समझ आएगा कि नहीं, कुछ करारी सी, कुरकुरी सी हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कि मिट्टी सूख गई है। सुखाने के बाद अगर आपको लगता है इसे छानने की जरूरत है कि इसमें कोई कीड़े या कुछ नहीं आए, या वो जगह साफ सुथरी थी तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से छान लेंगे। अब क्योंकि अब उसको हमने सूर्य तत्व तो दे ही दिया है, साफ भी हो गई, उसमें जो कीटाणु थे वो सूर्य की किरणों से नष्ट हो चुके होंगे। छान लिया, अब उसको हमें मिट्टी का पैक कैसे तैयार करना है? अब उस मिट्टी को गुथे हुए आटे की तरह, मतलब इतना पानी मिलाना है कि वो गुथे आटे की तरह, और उसे पूरी रात छोड़ के रखना है। पूरे 12 घंटे रात में वो भीगी रहनी चाहिए, पर बहुत पतली नहीं कि उठाया और वो क्रीम की तरह नीचे गिर रही है, ऐसी नहीं, गूथे आटे की तरह वो होनी चाहिए, हल्की, उससे थोड़ी हल्की पतली हो सकती है।
अब उसको डिपेंड करता है कि हम कहाँ लगाएंगे, माथे पे लगाएंगे, गले पे लगाएंगे, योनि स्थान पर लगाएंगे, पेट पर लगाएंगे या पैरों पर लगाएंगे, या वो पूरी बॉडी पर लगेगी। पूरी बॉडी पे लगेगी तो डेफिनेटली हमें इसे थोड़ा पतला करना पड़ेगा कि वो लेप की तरह लेपन किया जा सके उसका। पर अगर पेट पर, माथे पर, गले पर, आंखों पर, योनि स्थान पर लगा रहे हैं तो क्या होगा कि वो थोड़ी थिक रहेगी, बहुत थिन नहीं होगी, तब वो मुठे आटे जैसी सी होगी। तो वो तरीके होते हैं कि एक ट्रे होती है, उसमें एक कपड़ा बिछाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी को पूरा लगा के प्लेन करते हैं, फिर उस कपड़े को उठा करके पेशेंट के पेट पर लगा देते हैं, ऐसे डाल देते हैं। और उसके ऊपर क्या करते हैं, वो तो जो कपड़ा नीचे होता है वो कॉटन का बिल्कुल पतला सा कपड़ा होता है, तो हल्का सा गीला तो होता है ये मिट्टी की वजह से। उसको कवर करते हैं पहले उसी से, मिट्टी से पेट को। पेट का ही बताती हूँ आपको, माथे का, गले का भी सब ऐसे ही होगा। ठीक है, वो कवर के उसके ऊपर फिर एक गरम कंबल जैसा कपड़ा होता है, उसको कवर करता है कि चारों तरफ से कहीं से भी हवा ना जाए उस कपड़े के अंदर, यानी उस मिट्टी को जहां पे हमने लगाया वहां पे हवा नहीं लगनी चाहिए। तो वो कवर किया, क्योंकि जब पेशेंट को एकदम से ठंडी मिट्टी डालते हैं उन्हें एकदम सुबकी चढ़ते, चाहे कितनी गर्मी का मौसम है या कितनी उन्हें गर्मी लग रही हो, पर ठंडी होती है वो मिट्टी तो एकदम सुबकी लगती है। तो माथे पर, पेट पर जब भी लगेगी, अगर किसी व्यक्ति को कोल्ड नहीं है, कफ नहीं है, तो माथे पर भी वो मिट्टी लगेगी। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। किसी को थायराइड कुछ प्रॉब्लम, गले में है दर्द या कुछ भी ऐसा है, वहां पे लगा सकते हैं। और इसके अलावा फीमेल का जो उनके वजाइनल एरिया में जो भी उन्हें दिक्कत है, पीसीओडी प्रॉब्लम या कुछ भी, तो वहां पे भी अप्लाई की जाती है। और ये इतना हो गया कि मिट्टी। अब दूसरे ट्रीटमेंट से मिट्टी का पूरी बॉडी पर भी लेपन किया जाता है। अगर कोई बहुत क्रॉनिक एलर्जी हो रही है या अंदर तक पूरी बॉडी में हीट हो रही है, बहुत दिक्कतें कुछ है, अंदर हीट एलिमेंट्स बड़े हुए, तो वहां मिट्टी अप्लाई की जाती है। वहां सिर से लेके पांव तक पूरा अप्लाई किया जाता है। और इसके अलावा सिर पे ठंडा कपड़ा भी साथ में रखा जाता है कि जो शरीर से हीट उठे वो सिर की तरफ ना जाए, तो सिर को ठंडा रखने के लिए सिर पे कपड़ा रखते हैं, उसमें पानी डालते रहते हैं थोड़ा थोड़ा बीच में कि सिर ठंडा रहे। अगर कोल्ड है तब नहीं करेंगे ऐसा, तब हटा देंगे, तब जरूरत नहीं, ना यहाँ ना यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी वो एरिया को हल्की गर्माहट की जरूरत होगी। ठीक है, ये तो हुआ मिट्टी के। जल से जुड़े कौन से, अब ये सूर्य तत्व कैसे मिलेगा, यानी अग्नि तत्व कैसे मिलेगा, सूर्य से। जिसमें कि गर्मियों में एक व्यक्ति को जो सुबह 6 बजे राइजिंग सन के समय जो धूप निकलती है ना, 6 से 6:15 के बीच में, या पौने 6 से, नहीं पौने 6 में सन जो है वो राइज ही हो रहा होता है, तो आप 6 से 6:30 के बीच में 15 से 20 मिनट धूप में बिठा सकते हैं रोगी को, जो ताकि उसको सूर्य तत्व मिल जाए, अग्नि तत्व मिल जाए, और डी की भी डेफिशिएंसी है तो वो कंप्लीट हो जाए। अब जब सर्दियां होती है तब तो धूप नहीं निकलती, तो तब क्या करेंगे, 10 से 12 की जो भी धूप होगी उसमें आधे घंटे से 40 मिनट तक धूप में बिठाया जा सकता है पेशेंट को, तो उसको अग्नि तत्व मिल जाएगा। अग्नि तत्व स्टीम के थ्रू भी मिलता है। कुछ जो गर्म बोतल आपने देखी होगी, कभी दर्द हुआ तो मम्मी या पापा को ये कहता है कि गर्म बोतल से सिकाई कर लो, तो वो भी रखी जा सकती है। ये हो गया। फिर ये हुआ। अब जल तत्व में बहुत सारी चीजें आती है, उसमें तो हिप बाथ है, उसमें स्टीम बाथ है, उसमें हैंड फुट बाथ है, उसमें पूरा स्नान ही है, तो ये सारा कुछ आता है। फिर हुआ आकाश वायु, हो गया वायु रह गई। तो वायु कैसे मिलेगी, ब्रीदिंग प्रैक्टिस से, और वायु मिलती है मसाज करने से। वायु तत्व जो बैलेंस होता है, मिलेगी नहीं मतलब बैलेंस होगी मसाज करने से। अब वो मसाज कैसी, कई आयुर्वेद में जो है औषधि वाली मसाज होती है, और नेचुरोपैथी में जो है सरसों के तेल से मसाज की जाती है, ये सारा कुछ। तो ये मोटे मोटे मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है कि नेचुरोपैथी में क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा हाँ, वायु तत्व मॉर्निंग वॉक से भी मिलता है और प्राणायाम की प्रैक्टिस से भी मिलता है, यानी कि अच्छा जो बैलेंस करना है उसको, प्राणों का जो विस्तार करना है वो। ठीक, उसी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये करेंगे तो हमारी वायु बढ़ के जॉइंट्स पेन हो जाएगा, नहीं, वो उस सेंस में नहीं। ठीक है, तो अब जो ये ओबेसिटी के लिए है, उसके लिए ट्रीटमेंट एक देख सकते हैं, न्यूट्रल वाटर का एनिमा। अच्छा हाँ, एनिमा तो रह गया, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति शंख प्रक्षालन नहीं कर सकते, जिनकी हालत ही नहीं है शंख प्रक्षालन करने की, तो उनको क्या किया जाएगा, एनस एरिया से एक पाइप को अंदर इंसर्ट किया जाता है, उस पाइप को बोलते हैं कैथेटर। तो उस पाइप के थ्रू, कभी वो पानी नीम का पानी होता है, यानी कि नीम की पत्तियों को उबाल करके उस पानी को थोड़ा ल्यूकवार्म करते हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर का, यानी जो आंसू हमारे निकलते हैं ना, वो जितना गर्म होता है उतना ही, वही हमारा बॉडी टेम्परेचर का लेवल होता है। तो उतना ही गर्म पानी इंसर्ट किया जाता है कैथेटर से। वो पानी शुरू में तो 500 ml, और अगर व्यक्ति की क्षमता है होल्ड करने की तो वो 1 लीटर तक भी इंसर्ट कराया जाता है। व्यक्ति को बोला जाता है इस पानी को होल्ड करो। ठीक, होल्ड करने के बाद जब मोशन की फीलिंग आए तो जाओ, तो वो आते क्लीन करने में मदद करता है उस व्यक्ति की। तो सबसे पहले एनिमा,
फिर मसाज की जाती है एब्डोमेन पर, हिप रीजन पर, या पूरी बॉडी पर भी की जा सकती है। फिर व्यक्ति को यानी कि जो ओबेस पर्सन है उनको कोल्ड हिप बाथ दिया जाता है ठंडे पानी में। अब बिठाया कैसे जाता है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। जो ग्रीन कलर दिख रहा है हिप बाथ, ये एक ऐसा टब है जिसमें ना सिर्फ कटी का स्थान, कटी बोलते हैं हमारे उस स्थान को जो रिब्स के नीचे है और ये जो पेल्विक रीजन है उसके ऊपर। तो इस व्यक्ति का आपको दिख रहा है, हाथ दिख रहे होंगे, नाभि वाला एरिया दिख रहा होगा, और जो उन्होंने शॉर्ट्स पहना है पिंक कलर में, जो उनकी हाथों की वो जा रही है, वहां तक का एरिया ही डूबा हुआ है, तो यही है कटी का स्थान। इस कटी के एरिया तक को ठंडे पानी में रखना, और बाकी सारे एरिया को, हालांकि इन्होंने दिखाया नहीं है क्योंकि फोटो की वजह से, पर ये है कि पूरा बॉडी को कवर किया जाता है, और सिर पे एक ठंडा का वो गीला भीगा हुआ तौलिया रखा जाता है कि सिर में गर्मी ना चढ़े, और बाकी पूरी बॉडी को कवर रखा जाता है, और पैरों को ना गीला नहीं होने देते, पैरों को गीला होने से बचाते हैं। तो ये है हिप बाथ, कटी स्नान। तो यहाँ आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, किडनी प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, इन सब में ये काम करता है। इवन ये प्रैक्टिस ना, जिनके बाल बहुत जड़ रहे हैं उनको हिप बाथ करने से यानी कटी स्नान करने से भी लाभ मिल जाता है। अब जो अंकल साइड में आपको दिख रहा है ब्राउन कलर के बॉक्स में बंद, ये है स्टीम बाथ। अब इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती दिखाई कि सिर के ऊपर कपड़ा नहीं दिखाया हुआ इस फोटो के अंदर। मुझे बहुत सबसे इजी और ट्रेडिशनल तरीका जो है ना, ये वाला बॉक्स अभी तक जो मुझे पता है, इसलिए मैंने इसी फोटो को लिया। पर यहाँ पे सिर के ऊपर कपड़ा रखते हैं। हाँ, अगर इन्हें कोल्ड होगा, बहुत वैसा कोल्ड हो रहा है रनिंग नोज वाला, तब चल सकता है, बट स्टिल फिर भी रख दे प्रिकॉशनरी तो वो अच्छा ही रहता है। एक इमर्जन बात दिखाया कि इसमें पानी के अंदर व्यक्ति लेटा है पर सिर बाहर है, और पूरी बॉडी में पानी के थ्रू वाइब्रेशन दे रहे हैं, जो लहरें नहीं उत्पन्न करते वैसे, उसको इमर्जन बात बोलते हैं। चलो वापस इधर आते हैं। तो यहाँ हो गया एनिमा, मसाज एब्डोमिनल और हिप रीजन, या पूरी बॉडी पर दे सकते हैं कोल्ड हिप बात। तो इस तरह से अगले दिन क्या, अगले दिन क्या, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है कि इमर्जन बाथ दिया जा सकता है, स्टीम बाथ दिया जा सकता है, फिर पूरी बॉडी की मसाज करी जा सकती है, कुछ लोकल मसाज की जा सकती है। अगर एब्डोमेन पे फैट ज्यादा हो तो सिर्फ एब्डोमेन की मसाज, बैक में थोड़ी उनको तंग हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं थाइज और बटक्स पे, तो वहां मसाज, लोकल मसाज की जा सकती है। तो इस तरह से, क्योंकि इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि उनको घुटनों में और इन सब में भी दर्द होता है, एड़ियों में, तो कभी कभी ये सारी मसाज भी करी जाती है। और अगर व्यक्ति को हाई बीपी की दिक्कत रहती है तो क्या करेंगे, मसाज का तरीका होगा ऊपर से नीचे, यानी हम हमेशा अपना हाथ ऊपर से नीचे लाएंगे। अगर बीपी वगैरह सब नॉर्मल रहता है तो मसाज और हमेशा नीचे से ऊपर होती है, यानी कि ये एरिया तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर बीपी नहीं ठीक रहता, हाई रहता है, तो नीचे से ऊपर आते हैं। तो हम ब्लड ऊपर नहीं पहुंचाते, हाई बीपी होने की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड को नीचे लाते हैं। पर ये कि हमें तो चैनल्स खोलने हैं ना, वहां पे वायु तत्व को संतुलित करना है। जो भ्रम उनको हो रहे हैं, वायु तत्व की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, मोरल डाउन हो रहा है, उससे उन्हें बाहर निकालना, उनके शरीर की थकान को दूर करना, ये सारी हम उसमें हम उनको सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है डायबिटीज। क्योंकि ओबेसिटी आपने देख लिया कि वो तो शुरुआत है, कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। डायबिटीज देखते हैं कि क्या, कि धीरे धीरे कहाँ ये कैसे क्रॉनिक हो जाती है, शुगर, ब्लड में जो शुगर है वो बढ़ते बढ़ते क्या का क्या हो जाता है। डायबिटीज एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसीज है। मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि जो शरीर में मेटाबॉलिज्म चल रहा है। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें होती है, कैटा और एना, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जो भी चीजें आती है शरीर में वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटती हैं और डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें मिलकर के एक एक यूनिट बनती है और ग्रोथ करती हैं। जैसे कि एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है कि जो मसल्स आपने देखे, जो लोग जिम जाते तो मसल्स दिखाते हैं अपने हाथों पर ऐसे ऐसे ना, तो वो एनाबॉलिज्म का एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि उनके वहां पर एनाबॉलिज्म का काम चल, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर के उस ग्रोथ को ग्रोथ कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं उस स्थान की, उसको ताकत दे रहे हैं। और कैटाबॉलिज्म में जैसे हमने भोजन किया तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, वो कैटाबॉलिज्म। तो ये दोनों प्रोसेस मिलकर के कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। तो वो जो डायबिटीज है वो क्रॉनिक एंड मेटाबॉलिक डिसीज है, जो जिसको हम किससे नापते हैं, शरीर के अंदर जो रक्त है उस रक्त के अंदर जो मिठास, मिठास, वैसे मिठास नहीं क्यों मीठा लगेगा या क्या, ऐसा नहीं, जो शर्करा है जिसको बोलते हैं रक्त शर्करा, यानी कि नॉर्मल भाषा में जिसको हम बोल रहे हैं ग्लूकोज, उस ग्लूकोज से नापा जाता है। अगर वो ग्लूकोज उस लिमिट के बाहर है, यानी 80 से 120, 100 ml ब्लड में 80 से 120 मिलीग्राम
इतना जो ग्लूकोज है वो चलेगा, 80 से कम हुआ तो ग्लूकोज जो है वो डाउन हो गया, यानी कि उसकी हालत खराब होगी, चक्कर आएंगे, कमजोरी आएगी। और अगर बढ़ गया तो क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इंसुलिन ज्यादा सिक्रिएट होगा, व्यक्ति को थोड़ा हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा फिर। और ये दो काम ज्यादा करेंगे तो लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ये वो हार्ट बीट वो सारी चीजें दिखाई देंगी, पसीना आएगा, घबराहट हो सकती है, सारा कुछ, बेचैनी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। विच लीड्स ओवर टाइम टू सीरियस डैमेज टू हार्ट, ब्लड वेसल, आईज, किडनी एंड नर्व्स। जब डायबिटीज किसी के सामने अपियर होनी शुरू होती है तो वो अकेले नहीं आती, वो शुरुआत कर देती है दिल को तंग करने की, जो ब्लड वेसल, जो मैंने आपको छोटी नलियां बताई थी, आर्टरीज एंड वेन्स, उनको तंग करने का काम करती है। आंखों पर ये काम करती है, क्योंकि आंखों में के जो सेल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, वहां ग्लूकोज इकट्ठा होने की वजह से उन लोगों की आंखों पर जो लेंसेज उस पर है उस पर फर्क पड़ता है। उसका भी मुझे देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो डिसीज बोलते हैं उसे भी कुछ, अभी स्किप हो गया फिलहाल। किडनीज, क्योंकि किडनीज जो है वो बहुत एक्स्ट्रा अपनी लिमिट, उस किडनी की एक लिमिट है कि वो इतने ग्लूकोज को छानेगी। अब वो ग्लूकोज ज्यादा छलने में आ रहा है, ज्यादा छलने में आ रहा है, तो किडनी के जो फिल्टर्स होता है, किडनी एक तरह की छलनी है, एक लेमन भाषा में मैं बोल रही हूँ आपको, ऐसे लिख के मत आना कहीं पे कि किडनी एक छलनी है। किडनी ब्लड को छानने का काम करती है। छानती क्या है कि वो दो चीजों में डिवाइड करती है उस छानने को, यानी कि जो ब्लड है उसको छानने के बाद जो गंदगी निकलेगी उसको वो यूरिनरी ब्लेडर की तरफ भेज देगी, यानी यूरिन के साथ, बाकी को वो वापस हार्ट के पास भेजेगी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। अब उसमें किडनी की जो बेसिक यूनिट है वो कहलाती है नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है वो डिसाइड करता है, उसके अंदर वो लगे हैं कि मुझे इतना ही, इतने एमएल तक प्रोटीन छानना है, मतलब इतनी लिमिट तक, सॉरी, इतनी लिमिट तक का अगर ये है तो उसको, अगर सपोज 80 से 120 है ब्लड के अंदर शुगर, 120 से वो ज्यादा हो रहा है, 120 तक वो छानेगा चलेगा, पर 120 के बाद 121, 122 तो वो उसको बाहर निकालेगा और यूरिन के साथ भेजेगा। नेफ्रॉन ये काम करेगा। और वो बेचारा कितना भेजेगा उसकी भी एक लिमिट है, वो बहुत एक्सेस काम करने लग गया कि वो तो 120 से 180, 200, 300 तक जा रहा है, वो उसकी हालत खराब हो जाएगी छानते छानते, उसको भेजते भेजते वो थक जाएगा। थकते थकते क्या होगा, एक दिन उसको आदत हो जाएगी कि इसके तो शरीर की यही हालत है, तो वो जो नेफ्रॉन है वो फेल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो उसका जो छेद था छानने वाला, उसका वो साइज जो बढ़ता चला जाएगा। और जो ब्लड यूरिन में जो है वो शुगर ज्यादा दिखते 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 वो डिटेक्ट होने लगेगा। वो व्यक्ति जब यूरिनेशन के लिए जाएगा तो कहीं भी जाता है तो क्या होता है, वो जहां पे भी यूरिन पास करके आया वहां चींटियां, कीड़े मकोड़े आने लगते हैं, तो इससे डिटेक्ट होता है कि इस व्यक्ति को शुगर हो गया है। ठीक है, अब नर्व्स जो है हमारी, अब वो भ्रमित होंगी कि कितना इसने अपने बॉडी के अंदर इकट्ठा कर लिया ग्लूकोज, अब हम क्या करें। तो वो कहीं ना कहीं चित्त भ्रम वाली कंडीशन भी होती है डायबिटीज पेशेंट्स के साथ, क्योंकि नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा तो हॉर्मोन्स जो है वो इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, नर्व्स क्यों भी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि अब इंसुलिन बहुत ज्यादा सिक्रिएट हो रहा है तो भी वो इफेक्ट हो रही है। अब एक चीज और, जो डायबिटीज है वो दो तरह की है। एक जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते ही नहीं है, तो उनके पास इंसुलिन जो है वो आता ही नहीं है, तो वो कहाँ से करेंगे मेटाबॉलिज्म अपने ग्लूकोज का, वो क्या करेंगे, तो उन वो बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरी तरह के वो लोग जो इनके पास पेनक्रिया है, बीटा सेल्स भी है, इंसुलिन प्रॉपर निकल रहा है, पर अपनी खुद की लाइफस्टाइल, गलतियों की लापरवाही की वजह से बीटा सेल्स को खुद ही खत्म करवा दिया और इंसुलिन निकलना कम हो गया या बंद होता चला गया। अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, और जो हार्मोन है वो केमिकल सेक्रिए हार्मोन इज अ केमिकल सेक्रिएटेड बाय वन ऑफ द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। ठीक, अभी हमारा जो पेनक्रिया है वहां वहां पे आइसलेट्स ऑफ लेंगरहेंस, लेंगरहेंस में हमारी सेल्स, बीटा सेल्स से निकलेगा इंसुलिन। इंसुलिन इज अ हार्मोन, ठीक है। और अब फिर चलते हैं आगे, इंसुलिन क्या काम करता है। इंसुलिन एक गेट कीपर की तरह काम करता है, वो देखता है कि सेल्स को कितना ग्लूकोज दूं और कितना बाहर भेज दूं, तो जितनी जरूरत है उतना वो ग्लूकोज दे देगा सेल्स को, क्योंकि सेल्स को भी तो ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए। मैंने बताया था ना कि ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा है, ऊर्जा, ग्लूकोज जो है ऊर्जा में बदलती है। ग्लूकोज अगर लीवर में जा रही है तो ग्लाइकोजन में जाएगी। अब जो लोग फास्ट रखते हैं तो वो ही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदलता, ग्लूकोज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है।
तो यहाँ पे इंसुलिन वही काम कर रहा है कि हर एक बॉडी सेल्स के पास रहेगा, वो इंसुलिन सेक्रेट होकर के जाएगा और रोकेगा कि सेल्स के अंदर तुम्हें जाना है या नहीं, तुम एक्स्ट्रा हो तो तुम बाहर जाओ, तुम जाओ किडनी की तरफ छनो और बाहर निकलो यूरिन के थ्रू। पर अगर लिमिट वहां अंदर सेल्स को जरूरत है ग्लूकोज की तो वो अंदर जाने देगा, एंट्री करने देगा। ये रही पेनक्रियाज, यहाँ से अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एप्सिलॉन सेल और पीपी सेल, ये सारी चीजें निकलती हैं। ये तो मैंने आपको भी दिखाई दिया था स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखो कहाँ पे ह्यूमन बॉडी में पेनक्रिया कहाँ है, पेनक्रिया में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जिसका भी नाम लिया था वो है, यानी उसके एक हिस्से में ये है, उस हिस्से से ये सारे सेल्स निकलते हैं। उन सेल से फिर क्या क्या निकलता है वो देखो सामने, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एप्सिलॉन सेल। अब इसका एक फंक्शन देखते हैं कैसे। अल्फा सेल जो है वो क्या करता है, अल्फा सेल जो है अपोजिट फंक्शन करता है इंसुलिन के। इंसुलिन क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है, देख रहा है गेट कीपर की तरह कि जाने दूं कि नहीं जाने दूं सेल के अंदर ग्लूकोज को या क्या करूं। और ये क्या बिल्कुल उल्टा काम करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा लीवर को, लीवर के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में। और ये क्या करेगा, ग्लूकोज जब लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन यानी कि जो ऊर्जाएं ग्लाइकोजन के रूप में बंधी हुई हैं, उनको ये वापस ग्लूकोज में बदलेगा। और ग्लूकोज में बदलने की वजह से क्या होगा, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ये इंसुलिन के अपोजिट काम कर रहा है। अब एक बार डेल्टा सेल्स को देख लेते हैं पहले बीटा की जगह। डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन का काम करेगा, इनहिबिट्स ग्लाइकोजन फॉर्मेशन एंड इंसुलिन सेक्रेशन, रेजेस ब्लड शुगर। ये ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करेगा और ये इंसुलिन के सेक्रेशन को भी इनहिबिट करेगा, यानी कि एक ऐसी कंडीशन मेंटेन करने की कोशिश करेगा जहां पे सम स्थिति आए। पर उसके चक्कर में क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज ही बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलिन को भी तो ये कम कर रहा है उसके सेक्रेशन को, उसको भी ये रोक रहा है। तो भी ग्लूकोज बढ़ जाएगा। अब बीटा सेल्स पे वापस आते हैं। बीटा सेल्स क्या करेगा, ओपन करेगा सेल मेम्ब्रेन को टू ग्लूकोज, लोअर्स ब्लड ग्लूकोज। यानी कि अगर ब्लड के पास ग्लूकोज है तो उसके ब्लड के थ्रू वो सेल्स के पास जाएगा, सेल्स के पास वो दरवाजा खोलेगा, अलाउ करेगा कि ग्लूकोज अंदर जाओ, तो ब्लड के पास ग्लूकोज कम हो जाएगा। ठीक, अगर ये इंसुलिन कम हो गया तो ये दरवाजा खोलेगा ही नहीं और सेल्स को ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं, वो सारा ग्लूकोज ब्लड के पास रह जाएगा, ब्लड के पास रह गया तो बेचारा किडनी के पास जाएगा, किडनी कहेगी ये तो एक्स्ट्रा है, वो यूरिन के पास भेज देगी, और यूरिन में फिर ग्लूकोज आने का मतलब है कि जहां वो व्यक्ति यूरिन पास ले जाएगा चींटियां आएंगी और डिटेक्ट हो जाएगा कि इसको डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अच्छा, पीपी सेल मैं आपको नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, वैसे पीपी सेल है वो पेनक्रिएटिक काम करती है, यानी कि वो डाइजेशन में काम करते हैं, तो उसका भी डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है। ये इंटेस्टाइनल जूसेस हैं जो खाने को तोड़ने और पचाने में मदद करते हैं। देखो ये पिक्चर से आपको हो सकता है समझ आ जाए और अच्छे से कि इंसुलिन रिसेप्टर है, यहाँ पे छोटा सा ही दिख रहा है, उसके ऊपर इंसुलिन एक बना हुआ येलो कलर में दिख रहा है। तो अगली पिक्चर में आओ, तो जैसे ही वहां इंसुलिन को लगाया तो वो दरवाजा खुला, अब जो सेल्स है उसके पास ग्लूकोज अंदर जा रहा है। इंसुलिन होगा ही नहीं तो सेल के पास ग्लूकोज कभी नहीं जा पाएगा, वो हमेशा बाहर रह जाएगा, और बाहर कहाँ रहेगा, ब्लड के पास ही रहेगा। तो बस ये दिक्कत आएगी, फिर ग्लूकोज जो है ब्लड में दिखेगा, यूरिन में दिखेगा, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। Diabetes, if the amount of insulin is abnormal or the function of insulin is at fault, excess of glucose accumulates in the body with harmful effects on the cell of various organs। ठीक है, ये तो हो चुका है, इतना तो आपको बता दिया है। चलो एक ये देख लेते हैं कि डायबिटीज का टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 यंगर एज ग्रुप, यानी कि जो बिल्कुल पैदा हुए बच्चे हैं उनके अंदर पेनक्रियास तो है पर बीटा सेल्स का वहां पे अभाव है। ठीक है, तो उनको जो डिपेंडेंसी होती है, इंसुलिन की डिपेंडेंसी होती है, उसको जुवेनाइल भी बोलते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज को। अच्छा, टाइप 2 32-35 आज की डेट में तो जल्दी भी दिख जाती है कभी। तो यहाँ पे ओवरवेट होना या नॉर्मल बॉडी वेट भी हो सकता है, उनको भी डायबिटीज दिख सकती है, क्योंकि अंदर कोई और प्रॉब्लम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज, नींद पूरी ना होने की वजह से भी डायबिटीज, ये सब हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो तरह की डायबिटीज। अब ये है कि पता कैसे चले कि इस व्यक्ति को डायबिटीज हो गई, या वो कैसी हरकतें करने लगते हैं, या उनकी बॉडी में उनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है सबसे पहले तो उनका यूरिनेशन बढ़ता है,
ठीक, उनकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो स्टूल पास करने के लिए या डेफिकेशन के लिए यानी शौच के लिए भी बार बार जाते हैं। उनके इन्फेक्शंस जल्दी ठीक नहीं होते, जो भी फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स हम बोलते हैं जैसे आर्म पिट में ऐसे जाएंगे तो वो इकट्ठी हो जाएगी ना, स्किन फोल्ड्स बन जाएंगे, उसको फोल्ड्स बनते हैं। यहाँ यहाँ पर ये जो हमारा एरिया है कोहनी के ऊपर वाला, इसमें फोल्ड्स बनते हैं, ये फोल्ड्स बोलते हैं, इन एरिया पर उनको जख्म होने लगते हैं। इसके अलावा वो बहुत जल्दी थकने लगते हैं। अगला, उन्हें अगर कोई चोट लग जाए, कोई डिसीज हो, तो वो जल्दी से क्योर नहीं होती है, बहुत दिक्कत आती है क्योर होने में। अब इनको भूख क्यों लगती है, प्यास क्यों लगती है, यूरिनेशन और ये क्यों, इसका एक रीजन जान लेते हैं। हम सेल्स को ग्लूकोज यानी ऊर्जा नहीं दे पा रहे हैं, पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, तो सेल्स क्या होगा, कमजोर होता चला जाएगा। तो वो जो व्यक्ति हट्टा कट्टा दिखता था, डायबिटीज होने के बाद उसका शरीर क्या है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है, वो पतले होने शुरू हो जाते हैं। पतले होने शुरू होने की वजह से क्या होता है कि सेल्स है, सेल्स के पास भोजन नहीं आ रहा है उनका, उन्हें ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो कार्बो प्रोटीन विटामिन ये जब दरवाजा ही नहीं खुल रहा तो आएगा नहीं, तो बार बार ना डिमांड करेंगे कि ग्लूकोज नहीं आ रहा है, चलो प्रोटीन तो दे दो, ये तो दे दो, वो तो दे दो। उसकी वजह से तो हम अपने आप में ऊर्जा, क्योंकि प्रोटीन जो है ना वो ऊर्जा में, जब कार्बोहाइड्रेट अब्सेंट होते हैं ना तो प्रोटीन ऊर्जा देता है शरीर को। तो इसीलिए वो व्यक्ति जो होते हैं जिनको डायबिटीज हो जाती है, उनकी मीठी चीजें तो बंद करा देते हैं, पर कुछ ऐसे फ्रूट्स जैसे एप्पल है जो बहुत कम मीठा होता है, अमरूद है, जामुन है, ऐसी ऐसी चीजें जो बहुत माइनर या बहुत इस तरह का जिनमें कार्बो होता है, जो मैंने आपको 5 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स के नाम बताए थे, उस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स में एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें रफेज हो गया, रफेज हो गया, और एक सेल्यूलोज, हाँ, इस तरह का, सेल्यूलोज एंड रफेज एक को ही बोलते हैं। तो इस तरह का या बहुत वैसा वाला कार्बोहाइड्रेट जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जो इजीली ग्लूकोज में ना बदले, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन लोगों को हम फूड में देते हैं। तो जैसे चावल है, चावल क्या कहते हैं ना कि चावल कम देने हैं, आलू कम देने हैं, और जो रोटी भी दोगे तो उसमें थोड़े और अनाज मिला के देना, यानी उसे कॉम्प्लेक्स बना के देना। ये सारे रीजन है कि उन्हें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है जो बहुत इजीली ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हो। ठीक, अब ये है कि सेल के पास ग्लूकोज नहीं है, तो वो बार बार, उन्हें तो भूख लग रही है, उन्हें तो ऊर्जा चाहिए, वो क्या करेंगे, तो उसकी वजह से शरीर को भूख लगती है। ठीक, अब यही रीजन कि भूख लगेगी, और वो बार बार, क्योंकि शरीर के रक्त में खून बहुत ज्यादा है, तो जो किडनी है वो बार बार, उसके पास खून स्पीड से आता है छन्ने के लिए, तो बार बार यूरिन बनता है, बार बार यूरिन बनता है, फ्रिक्वेंटली यूरिन बनता है, यानी किडनी बहुत डबल काम कर रही है अपना, या अपनी लिमिट से जा क्षमताओं से ज्यादा काम कर रही है। तो जितना ज्यादा खून छनेगा उतना ज्यादा यूरिन बनेगा, यूरिन बनेगा, इसलिए वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं। डेफिकेशन, क्योंकि वो बार बार खा रहे हैं, उनको बार बार भूख लग रही है, सेल्स मांग रहे हैं ऊर्जा, तो कहीं से तो दो, तो इसलिए उन्हें बार बार भूख लगती है, इसलिए डेफिकेशन के लिए बार बार जाते हैं। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि यूरिन, हंगर, डेफिकेशन और बार बार भूख लगना ये क्यों है डायबिटीज के पेशेंट के साथ। अब घाव और ये क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि सेल्स के पास प्रेम्बिलिटी नहीं है उनके पास, अब वो क्षमताएं, इम्यूनिटी उनकी कमजोर हो रही है, इसलिए उनकी जो चीजें हैं वो जल्दी से सही नहीं होती, क्योर नहीं होती। एग्जोशन, क्योंकि व्यक्ति के पास ऊर्जा नहीं है, वो थका हुआ महसूस तो करेगा। आपको और हमें एक दिन कुछ खाना ना दिया जाए पूरे दिन, तो कैसा हम फील करते हैं, थका हुआ। प्रेगनेंसी के टाइम पर भी डायबिटीज फीमेल में अपीयर हो जाती है, क्योंकि उस समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उस समय थायराइड डायबिटीज होना एक बहुत आम बात है, जो अपने आप ही क्योर भी हो जाती है। और किस व्यक्ति को डायबिटीज के टेस्ट कराने चाहिए, या किन को लगता है ऐसा, जिसको जो अभी पीछे के सिम्टम्स दिखाए ना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास, ज्यादा ये, ज्यादा वो, ये सारा कुछ, भूख प्यास, यूरिनेशन, डेफिकेशन, हंगर, थ्रस्ट, तो इन व्यक्तियों को, अच्छा थ्रस्ट का मैंने नहीं बताया, हाँ थ्रस्ट इसलिए कि यूरिनेशन के लिए बार बार जा रहा है व्यक्ति, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को देखो पूरी बोतल की बोतल पानी पी जाते हैं जो डायबिटीज वाले होते हैं, मैंने अपने घर में देखा है किसी को, तो उसी के बेस पे मैं आपको बता रही थी कि वो पूरी बॉटल एक एक घंटे में इतनी बड़ी बॉटल पी जाते हैं, पर वो यूरिन के लिए भी जा रहे होते हैं बार बार, प्यासी इतनी लगती है, उनसे बेचैनी हो जाती है पानी ना पिए तो थ्रस्ट इसलिए कि यूरिनेशन बार बार जा रहा है, इसलिए पानी भी की डिमांड भी शरीर की बढ़ जाती है। तो ये जितने सिम्टम्स अभी पीछे देखे या अभी सुने आपने, वो सारे अगर दिखते हैं तो डायबिटीज का टेस्ट कराना चाहिए। किसी का क्लोज रिलेटिव यानी कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों तरफ के, नाना नानी भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, और माता पिता में से किसी को, उनके माता पिता में से किसी को, ठीक है, आसपास थोड़ा और पीछे भी जा सकते हैं, नहीं 7 जनरेशन या फिर 5 जनरेशन के आसपास किसी को अगर रही है, चांसेस है कि वो जेनेटिक है, हेरिडिटरी उसमें चला जाएगा, हो सकती है।
चांसेस हैं। फिर भी ना हो अच्छा, किसी को प्रेग्नेंट वुमेन्स में कॉमन है, मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं इसलिए हो जाता है ऐसा, तो इतना कुछ नहीं। किसी को ओबेसिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, पैरालिसिस है, यहाँ पे चांसेस है कि डायबिटीज अपीयर हो सकती है। वो लेडी जिन्होंने बच्चे का वजन जिनके 4.5 केजी से ज्यादा था डिलीवर किया, तो चांसेस है कि वहां डायबिटीज अपीयर हो सकती है। 45 की एज के बाद लगभग सभी को डायबिटीज चेकअप करवाते रहना चाहिए, चल सकता है। अभी डायबिटीज का जो टेस्ट कराने के लिए जाते हैं कैसे, देखो नीचे की लाइंस में देखिएगा आप, जहाँ क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज लिखा है ना, ये फास्टिंग के समय अगर कराई, और वन फास्टिंग व्हेन यूज 2 hours आफ्टर इंजेक्शन, ठीक है, रिसेंटली अमेरिकन ये एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज ओनली टेस्ट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। अच्छा, डायबिटीज के लिए आपको पता ही होगा टेस्ट क्या है, वो जो एक तो प्रिक करते हैं ना, खून निकालते हैं फिर टेस्ट करते हैं, देखते हैं। एक टेस्ट और होता है जिसमें 3 तरह के होते हैं। पहला तो नॉर्मल, कि नॉर्मल 80 से 120 ml, कितने में, 100 ml, 80 से 120 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में, ये नॉर्मल रेंज है। अब खाना खाने के बाद किसी ने रसगुल्ला ही खाया हुआ है तो डेफिनेटली थोड़ी सी तो बढ़ जाएगी, 140 के आसपास तक, 120 नॉर्मल रेंज है, पर 140 तक जा सकती है। ठीक, अगर नाश्ता नहीं किया, 120 की रेंज के आसपास से उससे थोड़ा कम है और थोड़ा कम है, तो वो नॉर्मल है। 120 तक है तो भी ठीक है, 130 तक अगर वो टच कर रही है तो मान सकते हैं कि बॉर्डर लाइन पर है, अब थोड़ा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। अब खाना नहीं खाया है, कुछ भी नहीं किया और 140 को क्रॉस करिए तो डायबिटीज है ही। अब कुछ खा लिया और उस खाने में कैसी चीजें हमने खाई है, स्पेशली कुछ शुगर या कुछ मीठा खिला करके ये टेस्ट लिया जाता है और फिर देखा जाता है कैसी है। तो डायबिटीज के टेस्ट जो होते हैं वो 2-3 चरण में होते हैं, एक बार में ही नहीं होता। तो अब हम चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ डायबिटीज। यहाँ पे वही चीज रिपीट हुई है, एक बार और देख लें सिम्टम्स। ठीक है, टाइम तो है अभी हमारे पास। देखो यहाँ पेन, एक हेल्दी व्यक्ति का देखो पेनक्रिया, सबसे पहले पेनक्रिया है, उससे इंसुलिन आया, ठीक है, मसल्स इज एबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन। यहाँ मसल्स के अंदर जो सेल्स है ना उनकी बात हो रही है, पर मेनली मसल्स के पास ही इस तरह की चीजें होती है ना, कि जो यूज करती है, मसल्स को ज्यादा जरूरत होती है ग्लूकोज की, ऊर्जाओं की। तो मसल्स को इजीली ग्लूकोज मिल गया, ठीक है। और ग्लूकोज कहाँ से आया था, हमने भोजन लिया, स्टमक में गया, और फिर पेनक्रिया ने देखा क्या क्या हुआ, वो ब्लड में आ गया, तो अब कैसे कैसे पेनक्रिया काम करेगी। अब जो टाइप 1 डायबिटीज है उनका देखो, जिनके पास पेनक्रिया तो है पर इंसुलिन को सेक्रिएट करने वाले बीटा सेल्स ही नहीं है, तो उनका जो ग्लूकोज है वो जा ही नहीं पाएगा मसल्स तक। ठीक, टाइप 2 में देखिए पेनक्रिया है लेकिन जो इंसुलिन है वो बहुत ही कम हो गया है, मसल्स तक जो ग्लूकोज है वो जा तो रहा है लेकिन बहुत माइनर, जितनी उसे जरूरत है नहीं जा रहा है उतना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इंसुलिन अभी है ना। पर अगर ये बहुत कम होता होता गया तो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है व्यक्ति, और उसको सुबह शाम, सुबह शाम नहीं, माफ करिएगा, एक समय में सुबह में एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, या अगर वो मेडिसिन खा रहे हैं तो मेडिसिन खानी पड़ती हैं, और बुरी हालत हो जाए तो फिर तो पूरा प्रॉपर पेट में इंजेक्शन या कहीं कहीं इंजेक्शन लगते हैं। ये तो बता ही दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, फैमिली हिस्ट्री, या ये हम कर चुके हैं पिक्चर्स में, ये सारा कुछ सिम्टम्स ये भी बता दिया, थ्रस्टी है, ब्लर विजन है, जख्म भरेंगे नहीं, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, भूख बहुत लगेगी, जो वजन है वो तेजी से गिरेगा, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, हाथों पैरों में नंबनेस होगी, टिंगलिंग होगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, हमेशा थकान लगेगी। अब यौगिक ट्रीटमेंट पर आते हैं क्या, क्योंकि षटकर्म, षटकर्म में हमारे वही सूत्र नेति और जल नेति, वमन धोती और शंख प्रक्षालन इन व्यक्ति को करा सकते हैं। पर हमें कंडीशन देखनी है कि उनका डायबिटीज का स्तर क्या है। सबसे पहले उनका बीपी चेक करेंगे, उनके डायबिटीज को चेक करेंगे, लेवल क्या है शुगर का उस समय ब्लड के अंदर, वो चेक करेंगे, उनकी थकान, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो सब क्लियर हो करने के बाद, सब सही लगेगा तो ही इनको आगे की ये प्रैक्टिसेस कराएंगे। ठीक है, सूर्य नमस्कार करा सकते हैं, सर्वांगासन करा सकते हैं, वो प्रैक्टिसेस जो ट्विस्ट करती हूँ बॉडी को, एब्डोमेन रीजन पे जो प्रभाव डालती हूँ वो, और साथ ही साथ पेनक्रियास पर जो दबाव डाले वो प्रैक्टिसेस कराई जा सकते हैं। तो जैसे भुजंग आसन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया और अर्धमस्तिंद्रासन हो गया। एक यहाँ मयूरासन, मयूरासन सब नहीं कर पाएंगे,
पर यहाँ दिखाया कि भाई कोई कर सके तो क्यों नहीं उसे कराया जाए, वो कर लेंगे। ये हो गया। अच्छा, यहाँ एक चीज क्यों दिखाई है, सर्वांगासन। सर्वांगासन इसलिए भी दिखाया कि चंद्र रस की बचत करता है ये। चंद्र रस वो होता है जो युवावस्था को बनाए रखता है, इसलिए भी थोड़ा सा इन्वर्टेड पोस्चर। पर इन्वर्टेड तब मत कराना, या तब नहीं कराते जब हाई बीपी हो और हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, तब वहां नहीं कराना है। वो व्यक्ति थोड़ा डायबिटीज ही है और कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और बॉडी में हमें उसकी थोड़ी युवावस्था को मेंटेन करना है, तो इसलिए भी हॉर्मोन्स को एक्चुअली चैनलाइज करना है। ये हार्मोनल बैलेंस के लिए सर्वांगासन बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसलिए क्योंकि हार्मोन ही जो है ना, इंसुलिन हार्मोन है, वो डिसबैलेंस हुआ है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर फिश पोज भी दिखाया, क्योंकि अगर सर्वांग है तो फिश पोज होगा ही होगा, उसका काउंटर पोस्चर। बाकी बेसिक वो सारी प्रैक्टिसेस जो आप उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति देख के उन्हें करा सके, वो करा सकते हैं, पर कुछ मेन ये थी जो कराएं उनके उसमें रूटीन में शामिल करें तो अच्छा रहेगा। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में अगेन अनुलोम विलोम, भस्त्रिका। भस्त्रिका सिर्फ हाई बीपी में नहीं करानी, हार्ट पेशेंट्स को नहीं करानी है, और कोई पेट में तकलीफ हो या प्रेगनेंसी हो, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो, उसमें नहीं करानी है। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, क्योंकि ये थकान को दूर करता है, मानसिक शांति देता है, कराया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम सभी को करा सकते हैं। योग निद्रा डायबिटीज के पेशेंट्स को करानी चाहिए, उनके अंदर विल पावर बढ़ाने के लिए जो भी उसमें मार्गदर्शन उन्हें दिया जाए, उनके शरीर का उन्हें पूरा दर्शन जरूर कराना चाहिए कि वो अपने एब्डोमेन को देखें, फोकस करें। जो उनका नाभि का यानी मणिपुर चक्र है, उसकी जो अग्नि है, उस अग्नि का उन्हें, अग्नि से उन्हें अवेयर कराना चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। और विशुद्धि चक्र पे भी काम किया जा सकता है, अनाहत पे काम, क्योंकि ये सारी चीजें गला विशुद्धि जो पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कराने में मदद करता है। अनाहत चक्र जो इमोशंस को खोले, क्योंकि इमोशन सप्रेस करने के वजह से थायराइड और डायबिटीज दोनों तरह की प्रॉब्लम्स अपीयर हो सकती हैं। साइकोसोमेटिक है, जितनी प्रॉब्लम्स हम मन पे जिस जगह पर ले लेंगे वहीं वहीं प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या लिखा है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। यहाँ पे हिंदी में मुझे एक अच्छा वो मिल गया था, और ये हमारे बहुत पुराने योग के टीचर है जिनकी कोई बुक लिखी हुई थी, तो मैंने वहीं से आपके लिए लिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हो कि शौच जाने के बाद भी यदि पेट ना साफ हो तो ताजे पानी का एनिमा ले सकते हैं। फिर उसके बाद पेट पर मिट्टी की पट्टी, जो मैंने एब्डोमेन पे बताया था ना आपको, मिट्टी की पट्टी बताई थी अभी, की मिट्टी सुखाई थी, फिर रात भर रखी, फिर कपड़े के ऊपर रख के वो डाली थी पेट के ऊपर, वो सब। फिर 20 मिनट तक उसे लेने के बाद 5 से 10 मिनट कटी स्नान, वही जो एक टब में दिखाया था आपको एक पिक्चर अभी, कि आधा शरीर मतलब जो मिड पोर्शन ऑफ बॉडी वो पानी में, बाकी सब बाहर और कवर है। कटी स्नान ये के बारे में बताया। फिर तेजी से टहलना, शाम को फिर से कटी स्नान देना। अच्छा, मेहन स्नान, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, मेहन स्नान होता है रिप्रोडक्टिव रीजन से जुड़ी ये प्रैक्टिस है नेचुरोपैथी की। मेहन स्नान में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है मेल और फीमेल दोनों का, उस पर बहुत ठंडे पानी इसमें रुई को डाल करके हल्का सा, उसको पानी वाला ही रखा जाता है रुई को, और उस स्थान को रिप्रोडक्टिव रीजन को रगड़ा जाता है। उसको बोलते हैं मेहन स्नान। फिर शाम को फिर कटी स्नान, मेहन स्नान ठंडे जल से ले, और कटी स्नान गर्मियों में ताजे जल से, सर्दियों में हल्के गुनगुने जल से ले। और ठंडा और गर्म स्नान, ये मतलब कि एक बार आप ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी से स्नान, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, इस तरह से एक बात का तरीका होता है वो, कि वो जो ब्लड है वो प्योरीफाई करा सके उसको, और उसका ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सके। मालिश और सैर, ये तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्तियों को डायबिटीज होता है वो जनरली वॉक करने के लिए उन्हें बोला जाता है, तो कुछ लोग करते भी हैं। 2-3 मील तक की सैर की जा सकती है। और रीड स्नान, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उस पर ठंडे पानी का स्नान, मतलब ठंडे पानी से एक धार से पानी डाला जाता है स्पाइन के ऊपर, उसको बोलते हैं रीड स्नान। वो बेड ही इस तरह से बना होता है कि उसपे पेशेंट लेटा होता है, और जो सिर्फ स्पाइन वाला एरिया, वहां पे छोटे छोटे छेद होते हैं, और स्पाइनल रीजन उस पर कवर अप होता है, और उसे थोड़ी धार के रूप में पानी निकलता है, तो वो रीड स्नान कहलाता है। तो उसमें पूरी बॉडी नहीं भीगती, सिर्फ स्पाइन एरिया ही भीगता है। हाँ दीदी। हाँ हाँ जी। दीदी। जी बताइए। हेलो। चलिए आगे चले। इसके बाद शरीर की सूखी मालिश की जा सकती है, गरम ठंडा सेक किया जा सकता है, सोते समय पेट पर गीली लपेट ली जा सकती है। गीली लपेट क्या होती है कि ये एक कॉटन का कपड़ा होता है, उसको पानी में डाला, ठंडे पानी में उसको पूरी तरह से निचोड़ा और हल्का सा झड़क लिया, फिर उसको पूरे तरह से लपेट दिया पेट के ऊपर।
ये ठीक ये किया, उसके बाद उसी के ऊपर एक कंबल जैसा कपड़ा होता है, यानी कि जो कंबल गर्म होता है ना सर्दियों में यूज करते हैं वैसा, उस गर्म कपड़े को लपेटते हैं कि अंदर हवा ना जाए कहीं से भी। वो कॉटन वाले कपड़े को पूरा कवर कर देता है, जो उससे लपेटा जाता है उसको बोलते हैं गीली लपेट। और नारंगी रंग की बोतल का सूर्य तप्त जल, ये लंबा प्रोसेस है, बहुत शॉर्ट में जल्दी से बताने की कोशिश करूंगी। एक लकड़ी का फट्टा लेंगे, उसके ऊपर एक कांच की बोतल रखेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, उसको बंद करेंगे एक लकड़ी के कॉर्क से। कॉर्क जो आपने देखा हो ना शैम्पेन की बॉटल से, कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने यूज करी है, पर हमें भी किसी ने टीचर ने ऐसी एग्जाम्पल से बताया था, इसलिए पता है कि वो जो लकड़ी ऐसे ऐसे करके खोलते हैं, निकलता है ना वो कॉर्क, वैसा वाला। तो लकड़ी का फट्टा, उस पे कांच की बॉटल, उसमें पानी, वो कॉर्क, और उस पानी को धूप में रख देंगे। अच्छा, इस बॉटल पे क्योंकि नारंगी रंग का इफेक्ट हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, उस बॉटल पे वो जो प्लास्टिक की वो नहीं आते मिठाई के डिब्बों पर जो लपेटते हैं, रंग बिरंगी सी पन्नियां, पॉलिथीन जो होती है, प्लास्टिक शीट्स जो होती है वो, तो इस बॉटल पर नारंगी रंग की यानी ऑरेंज कलर की पन्नी को लपेट देंगे, सिर्फ एक राउंड की, वो जो बॉटल है वो नारंगी कलर की दिखाई देने लगे ऐसे। तो जो सूरज की जो किरण होगी नारंगी वाली की उस जल में जाएगी और वो उसको अब्सॉर्ब करेगी। और हमें पता कैसे चलेगा कि ये जल चार्ज हो गया है नारंगी रंग से? उस बॉटल पे हम थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, तो उसमें ना ओस की बूंदे, यानी जो स्टीम के बाद छोटी छोटी बूंदे आ जाती है ना कहीं पे भी, वो खाना पकने के बाद जो स्टीम की बूंदे रखती हैं, वैसी बूंदे उस जगह पर आ जाएंगी ऊपर के उस खाली स्थान पर, तो हमें पता चल जाएगा कि जो पानी है ये चार्ज हो चुका है। तो उस पानी को इतना लिया जा सकता है, 50 मिलीलीटर मात्रा में, सुबह और शाम भोजन के बाद लेना है। तो ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए काम करेगा। इसके बाद ही इन्होंने और क्या बताया है, रक्त में बढ़ी हुई शर्करा को कम करने के लिए सारे शरीर में गीली लपेट या सूर्य स्नान जिससे पसीना निकले, तथा गर्म स्नान या बिजली का सूखा स्नान रामबाण है। यदि रोगी अधिक दुबला हो गया है तो गीली चादर की लपेट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, ये क्या था सूर्य स्नान? अगर तो उस समय पे क्या करना, पसीना बहाना अच्छा रहेगा। सूर्य स्नान पहला तो ये कि व्यक्ति को बहुत कम कपड़ों में, जैसे आपने मूवीज में कभी देखा हो अगर, कि वो जो समुद्र किनारे दिखाते हैं कि लोग 1 पीस 2 पीस में लेटे हुए और बहुत आराम से लेटे हैं, तो उसी को सनबाथ बोलते हैं कहीं ना कहीं। पर नेचुरोपैथी सेंटर्स में क्योंकि फीमेल मेल अलग अलग है, तो हमें थोड़ा मर्यादित वे में होना चाहिए होता है। तो वहां पे क्या करते हैं कि आंखों के ऊपर एक पत्ते को यूज किया जाता है, और जो सबका अपना एक रिप्रोडक्टिव एरिया उसको भी कवर करके रखा जाता है, फीमेल को भी मेल को भी। तो इन स्थानों पर कपड़े को यूज ना करके या कपड़ा रख करके भी, है भी तो भी, पत्ते के पत्ते से कवर किया जाता है, जैसे केले का पत्ता हो गया, कोई जो भी पत्ता बड़ा हो उससे कवर किया जाता है, आंखों को थोड़ा सा कवर किया जाता है। और उसके बाद जब तक शरीर से पसीना ना आने लगे, पसीने की बूंदे ना दिखने लगे, तब तक व्यक्ति को वो धूप में लिटाया जाता है। उसके बाद पलट के यही प्रोसेस किया जाता है कि आगे धूप लगे, पलट करके भी धूप लगे। और धूप मैंने आपको बताया था कौन सी, सुबह 6 बजे गर्मियों में, 20 मिनट की या आधे घंटे की अगर पसीना आ रहा तो और 40 मिनट देख सकते हैं। सर्दियों में 10 से 12 वाली धूप, तो सर्दी में हो सकता है 1 घंटे में पसीना है क्योंकि पलटना भी है रोगी को, वो सब। तो ये देख सकते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद है रात को सोने से पहले। अच्छा, गीली चादर लपेट क्या थी? गीली चादर लपेट होती है कि एक व्यक्ति को एक बेड पे लेटाना है, पर उसको कराना नहीं है। यहाँ बताया कि अगर व्यक्ति का शर्करा बढ़ गया वो तो ठीक है, पर उसको ये कराना नहीं है क्योंकि उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो कमजोर है उस टाइम पे बहुत, पसीना ज्यादा निकलेगा तो वो और कमजोर हो सकता है। गीली लपेट कैसे देते हैं? हाँ, एक बेड है, उस बेड पर पहले एक मोटा कंबल बिछाएंगे, ठीक है, फिर एक और कंबल ले लेंगे। अब उसके ऊपर एक, वही जो मैंने आपको कॉटन का बताया था ना, कॉटन की चादर लेंगे, उसे पानी में भिगाएंगे, खूब निचोड़ेंगे और उसमें पानी को झटक देंगे कि सिर्फ वो ठंडी तो हो पर वो गीली नहीं लगे। उस चादर को बिछाएंगे, अब पेशेंट को लेटाएंगे, उसके ऊपर पूरे शरीर को उस पूरे चादर से लपेट देंगे। सिर पे यहाँ पे एक ठंडा कपड़ा, ठंडा तौलिया रख देंगे और उसे पूरा गले तक कवर कर देंगे, पूरा का पूरा। अब वो पहले तो किससे कवर हुआ है? कॉटन से। अब जो हमने 2 कंबल बिछाए थे, पहले वाले कंबल से लपेटेंगे, ठीक है, इसके बाद दूसरे वाले कंबल से उसे लपेट देंगे, कहीं से भी हवा जाने की जगह नहीं छोड़ेंगे, पूरे पैर भी उसके कवर होने चाहिए, कहीं से हवा नहीं लगनी चाहिए। अब जो क्या होगा इसका फायदा? इसका फायदा ये होगा, जो गीली चादर थी ना, पहले तो वो पसीना, शरीर की गर्माहट, पहले शरीर ठंडा लगेगा, फिर शरीर जो है, जो खून है वो पीछे जाएगा ठंडा होने की वजह से, नलियों से। उसके बाद खून फोर्सफुली आगे आएगा और वो गंदगी को तेजी से लेके आएगा सरफेस पर। सरफेस का हमारी स्किन की सरफेस,
अब वो क्या है, लाएगा तो खून गर्म होगा उस समय पे, यानी ज्यादा तेजी से काम करेगा तो शरीर गर्म होगा, गर्म होने से वो चादर जो है वो सूखेगी। उसके बाद वो चादर शरीर की ही गर्माहट से, यानी कि जो खून है वो तेजी से काम करेगा, वो गंदगी को बार बार लाएगा सरफेस पर, निकालेगा तो पसीना आएगा, वो चादर फिर पसीने से भीग जाएगी। और उसके बाद जो मतलब उस हम कंबल, और जब ये ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा 40 मिनट या 1 घंटा जितने भी टाइम बाद, फिर देखेंगे तो चादर जो होती है वो गीली की गीली मिलती है। कितनी बार जो लोग तंबाकू गुटखा पान ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं ना, उनकी चादर कितनी बार पीली मिलती है, या उसमें से स्मेल भी वही वाली आ रही होती है कि शरीर देखो खा तो एक ही जगह रहा था, पूरे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज का, ये पता चलता है उससे। ये हो गया। रात को सोने से पहले संपूर्ण शरीर का स्पंज दे सकते हैं रोगी को, हल्के गर्म पानी में टब स्नान देने से अच्छी नींद आ जाएगी, बेचैनी दूर होगी। संपूर्ण शरीर का जो स्नान है वो 92 डिग्री फ़ारेनहाइट का लगभग 20 से 30 मिनट का अगर दें तो लाभ पहुंचाएगा। व्यायाम और सैर जरूरी है। मानसिक विश्राम तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचर्य व्रत व्रत करना ऐसे रोगियों के लिए लाभकारी भी है, और अगर वो पालन करें तो वो फायदा देखेंगे ही देखेंगे।